तो यंग एज में लखनऊ जैसे शहर में आप गए और आपके सामने पिस्टल रन दी। इंडिया के हर स्टेट में जो भी है उनके अपने अपने टैटू को लेके ट्रेडिशंस हैं, अपने अपने बिलीव्स हैं। इस टैटू नहीं करानी चाहिए, भगवानों के नाम नहीं लिखवाने चाहिए, इसके बारे में आपका क्या टेक है? तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं व्यूज़ के लिए। मतलब अगर आप तुम सिर्फ इस तरह से गिर जाओगे, काम छोड़ के तुम सिर्फ इस तरीके से व्यूज़ कमाओ तो फिर हम जाएंगे, मशीन में डिजाइन डालेंगे, मशीन में हाथ डाला एंड देन टैटू बन के आ जाएगा। देखिए, टैटू से कैंसर होता है ये तो कम्प्लीटली मिथ है। टैटू से कैंसर नहीं होता है। आप नए आर्टिस्ट जो बनना चाहें उनको ऐसी क्या चीज एज अ गाइडिंग फोर्स, एज अ इन्फॉर्मेशन क्या देना चाहेंगे ताकि वो कुछ सीख पाए, समझ पाए? रात की 11-12 बजे का टाइम था और वो बहुत मतलब थोड़ा डरावना टाइम था। मैं छुपक के बैठा हुआ था वहाँ पे को कि कहीं को देख ना ले मेरे को। थोड़ा थोड़ा सांस ले रहा था कि आप टैटू कराया अगर आपने तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। सेल्फ एक्सप्रेशन की 4 लोगों की भीड़ में हम कुमाऊं नहीं अलग से पहचानना है। तो वही तरीका है आजकल भी जो लोग टैटूज करवाते हैं। आपकी एकेडमी के बारे में बताइए, आपकी एकेडमी का स्ट्रक्चर क्या है, फीस अगर आप बता सकते हैं तो वो बता दीजिए, स्टूडेंट्स के बारे में बता दीजिए, प्रोसेस के बारे में। और फॉरेन कंट्रीज़ में खैर टैटू आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट ज़्यादा है, उनकी वैल्यू ज़्यादा है, पैसे अच्छे मिलते हैं। लोग टैटूज कराते हैं फिर लेजर कराते हैं, फिर टैटूज को फिर लेजर कराते हैं। रिपीटेशन ऑफ लेजर्स इतनी आसानी से लोग ज़्यादा रोने लग गई थी, बिल्कुल हक कर करके रोने लग गई थी। और आज तक उनके मुझे मैसेजेस आते हैं। मतलब मैं अपना बर्थडे भूल जाऊँगा, वो मैम नहीं भूलती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिहाइंड द माइक पॉडकास्ट। बीटीएम इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट हैं इंडिया के वन ऑफ द यंगेस्ट टैटू आर्टिस्ट, बिलोंग करते हैं उत्तराखंड से, जो कि मेरा होम टाउन है, जो कि इस पूरी कॉन्वर्सेशन को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। यंगेस्ट टैटू आर्टिस्ट होने के साथ साथ इन्होंने अपने स्टूडियो सेटअप करा, अकेडमी सेटअप करी उत्तराखंड में ही, और अब कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड में इस आर्ट को और फैला सके। उत्तराखंड के साथ साथ पूरे इंडिया में घूमे हैं, ट्रैवल किया है, इसके साथ साथ वर्ल्ड की 7 कंट्रीज को ट्रैवल कर चुके हैं, और भी कई सारे ड्रीम्स हैं इनके जो आने वाले समय पे उनको अचीव करेंगे। अगर आप टैटू आर्टिस्ट बनना चाहते हैं अपने ड्रीम्स को अचीव करना, तो आज की स्टोरीज में जरूर कुछ ना कुछ आपको इंस्पायरिंग मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कॉन्वर्सेशन को और बात करते हैं हमारे गेस्ट से। तो करण भाई, सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। एंड मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अब थोड़ी बहुत आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी हमको, मुझे लगा कि लोगों तक ये जर्नी पहुँचनी ही चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, कहीं आपने अपना जो करियर था एक काफ़ी यंग एज में शुरू किया, थोड़ा सा हमें वो बताइए ताकि हमारी ऑडियंस को पता लगे कि भाई एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए, चाहे वो किसी फील्ड में हो, आपका स्पेसिफिकली है टैटू में, क्या क्या करना पड़ता है। तो शुरू करेंगे, पहले आप कहाँ से बिलोंग करते थे, कब आपको टैटू मेकिंग के वर्ल्ड में आपको उस कीड़े ने काटा, एंड देन कैसे आपने टफ सिचुएशन को फॉलो करके आप एक टैटू आर्टिस्ट की अपनी जर्नी शुरू करी। तो थैंक यू सो मच सूरज जी मुझे इनवाइट करने के लिए, और इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। और जैसे आपने जर्नी की बात करी, तो मेरा नाम करण है, मैं टैटू आर्टिस्ट हूँ और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। तो भवाली मेरा बेस रहा है, मैं भवाली में पैदा हुआ हूँ। और फिर उसके बाद से ग्रेजुएशन मैंने लखनऊ से करी है, और टैटू करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं अभी। और अभी फिलहाल मेरे हल्द्वानी और देहरादून 2 जगह पे स्टूडियोज़ हैं। और आप करना चाहते थे टैटू आर्टिस्ट में? अच्छा, ये तो और भी स्पेसिफिक है, और इसकी मुझे लगता है कि हल्द्वानी जैसे शहर में, उत्तराखंड में शायद इसकी अभी इतनी एक्सप्लोरेशन है नहीं। तो टैटू के वर्ल्ड में आपका कनेक्शन बना कैसे, और कैसे आपने शुरुआत करी? तो भैया देखिए, पहले एक्चुअली हम लोग काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से थे, लोअर मिडिल क्लास भी कह सकते हो आप लोग। तो भवाली में थे, भवाली में था हम लोग, मैं और मतलब घर वालों ने बहुत अपना सेक्रीफाइस करके काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पढ़ाया, हम दोनों भाइयों को पढ़ाया, और अच्छे स्कूल में पढ़ाया उन्होंने। मेरे पापा एक डॉक्टर के पीए थे, तो वो चाहते थे कि मेरा लड़का भी डॉक्टर बने। तो और मैं भी स्टार्टिंग से, मेरा साइंस और बायोलॉजी इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं भी डॉक्टर फील्ड में ही जाना चाहता था। लेकिन क्लास 12th में कुछ ऐसा हुआ कि मतलब आर्ट पेंटिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। तो 12th क्लास में जब मैंने ऐसी फील्ड्स एक्सप्लोर कर रहा था, तो मुझे टैटू आर्टिस्ट के फील्ड के बारे में पता चला। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार ये एक ऐसी प्रोफेशन है जो मेरी पर्सनैलिटी को सूट करता है, क्योंकि पेंटिंग्स वगैरह मैं बनाता था, और टैटू एक ऐसा आर्ट फॉर्म मुझे लगा जो कि मतलब हमेशा आपकी बॉडी पे रहने वाला है, हमेशा एक अमर कर सकता है वो एक आदमी को। तो वो चीज़ मुझे लगती थी कि यार पेंटिंग अगर मैं कागज़ पे बनाऊंगा वो तो फेड आउट हो जाएगी, दीवार पे करेंगे कुछ टाइम बाद उसके ऊपर दूसरा कलर चढ़ जाएगा। लेकिन टैटू एक ऐसी चीज़ है, अगर मैंने आपकी बॉडी में किया और एक अच्छी मेमोरीज के साथ हम लोगों ने अच्छा इन्वायरमेंट बनाया और सारी चीज़ें थी, तो आप जिंदगी भर मुझे याद रखोगे उस चीज़ के लिए। तो आपने, जब आप 12th में थे, आपने किसी को देखा था टैटू करते हुए, किसी की बॉडी में टैटू, या फिर वो जो फाइंड थी कि यार ये करना है मुझे, वो कुछ ऐसा स्पेसिफिक इवेंट आपको याद है क्या? इंस्टाग्राम, यूजुअली मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, और इंस्टाग्राम पे मैंने काफ़ी सारे आर्टिस्ट लोगों का देखा, और फिर जब एक का देखा फिर दूसरे का देखता गया, तो फिर वो लाइफ स्टाइल भी मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। मतलब मुझे लगा कि यार ये सब कुछ सूट करता है। तो टैटू एज अ आर्ट तो आपको पसंद आया, बट एज अ टैटू आर्टिस्ट जो उनका एक लाइफस्टाइल है, जो उनका पूरा वो है, वो भी आपको अट्रैक्ट किया। बिल्कुल। ग्रेट। तो
ये आपका पहला इंट्रोडक्शन हो गया कि भाई मुझे टैटू आर्टिस्ट बनना है, बट सिर्फ बनने भरने सोचने भरने से तो बात बनेगी नहीं। फिर उसके आएगी जर्नी, बताइए जो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वाली थी आपकी भाई, कि आपने कैसे कैसे एक्शन लिए। तो तब मैं बहुत छोटा था, 17 की एज से मैंने स्टार्ट कर दिया था टैटूइंग। घर वाले बिल्कुल नहीं मान रहे थे, उनका कहना था कि नहीं भाई टैटू जैसी चीज़, मतलब जिस भी रिश्तेदार से पूछो, सबसे पूछो, तो उनका यही सोचना था कि अरे टैटू क्यों सिखाना है इसको, पढ़ा लिखा के सरकार इतने अच्छे गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में तुमने इसको पढ़ाया इंग्लिश मीडियम में, और लास्ट में तुम इसको टैटू जैसे फील्ड में मेले में बैठ के टैटू बनाएगा, ये करेगा। सारे रिश्तेदारों का मतलब ऐसा कहना होता था। तो लेकिन फिर घर वालों को भी थोड़ा भरोसा था मुझ पे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है टैटू अगर तुझे करना है तो तू कर सकता है, लेकिन तुझे साथ में कोई ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। और उनका था कि बीएससी कर लेगा। तो मैंने कहा यार दो दो अलग नाव में पैर रखे तो फिर मैं किसी साइड भी नहीं जा पाऊंगा। मैंने कहा अगर आप चाहते हो मैं ग्रेजुएशन करूँ, तो मुझे पेंटिंग में जब मैं इंटरेस्ट है तो मैं फाइन आर्ट से ग्रेजुएशन कर लेता हूँ। अच्छा। तो फिर उसके बाद से वो एग्री कर गए थे। तो फिर उसके बाद से टैटूइंग जर्नी स्टार्ट करी। फिर एक वहीं के एक आर्टिस्ट थे, उनसे मैंने कांटेक्ट किया टैटू सीखने के लिए। उस टाइम पे लोग टैटू उतना ज़्यादा सीखना बिल्कुल ईजी नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया था। यूट्यूब वगैरह पे कोई वीडियोस नहीं थी। कोर्सेज जो सिखाते थे वो लोग दिल्ली मुंबई साइड पे थे। तो ये जो आप कह रहे हो टाइम, ये टाइम थोड़ा बता पाएंगे कि किस टाइम की बात है। मैं 2018 से स्टार्ट कर दिया था, हाँ, 17 दो हजार अठारह में आप कह रहे हैं, अच्छा। हाँ। तो फिर उसके बाद से एक वहीं के एक लोकल आर्टिस्ट से मैंने उससे बात करी। तो सिर्फ एक हफ्ते का मैंने कोर्स किया था, और एक हफ्ते के कोर्स के बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गए थे। तो मुझे सिर्फ मशीन ट्यून करनी आई थी, बाकी मुझे कुछ नहीं आया था। तो मैं बेसिकली एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। उसके बाद से फिर ये है कि मेरे पास 1-1.5 महीने का टाइम था कॉलेज ज्वाइन करने से पहले। तो मैं अपनी बॉडी पे, जैसे आप देख सकते हो, सब हाथ पैरों में मैंने सारे टैटूज खुद बनाए। तो उस टाइम पे मैं अपने हाथों से प्रैक्टिस करने के लिए अपनी बॉडी पे टैटूज करता था। काफ़ी इन्फेक्शन हुए क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं थी, मुझे कोई बताने वाला नहीं था हाइजीन के बारे में, कि सारी चीज़ों के बारे में तो मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। और मैं छोटा भी था उस टाइम पे, 17-18 साल का था। तो अपनी बॉडी पे उस टाइम पे मैं करता गया, काफ़ी इन्फेक्शन होते थे, कभी पक जाता था, कभी कुछ होता था। और मेरा छोटा भाई था, वो बहुत सपोर्टिव था, तो मैंने उसकी बॉडी पे कुछ टैटूज करे, और फिर हल्के हल्के मेरे रिजल्ट सही आने लगे। फिर यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे मैंने 1-2 आर्टिस्ट लोग को मैसेज करे, और होपफुली अच्छे लोग थे, उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड करा। एटलीस्ट हाइजीन के बारे में उन्होंने मुझे गाइड कर दिया कि क्या क्या चीज़ें को क्या ध्यान रखना होता है टैटू करते टाइम पे। तो फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैं लखनऊ गया ग्रेजुएशन के लिए। ओके। तो ये आपका जो लखनऊ में तब ग्रेजुएशन करने गए थे फाइन आर्ट्स, तब भी टैटू की रिलेशन में वो कोर्स नहीं था। नहीं नहीं। तो बेसिकली आप टोटली सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हो। अब देखिए जो आपने मेंशन कराया ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें मैं दो सवाल यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा। पहला ये कि क्या टैटू के वर्ल्ड में प्रोफेशनल डिग्री कोई होती है? नहीं, प्रोफेशनल डिग्री कुछ नहीं होती इंडिया में इन केस, बल्कि लाइसेंस वगैरह भी ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी आदमी मशीन लेके टैटू बन सकता है, जो कि एक गलत चीज़ है मेरे हिसाब से। फॉरेन कंट्रीज में आपके मेडिकल लाइसेंस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इंडिया में कुछ नहीं है। तभी मेले वगैरह में कोई भी आदमी बैठ के टैटूज बना सकता है। मेले मेले वाला पॉइंट हम फिर दोबारा लेकर आएंगे, क्योंकि मेला मुझे लगता है वो एक बड़ा ही पुराना ट्रेडिशन है। तो उसको, उस पर हम क्या अभी डिस्कशन करें उसके लिए। बट लेकिन आपने, मेरे एक सवाल का दूसरा पॉइंट ये था कि जैसे कोई इसका कोर्स नहीं है, तो फिर मोस्टली लोग तो सेल्फ टॉट ही होंगे। उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था, उस टाइम पे उतने कोर्सेज वगैरह नहीं थे। उस टाइम पे लोग दिल्ली और मुंबई से 2 शहर थे जहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट्स वगैरह थे जो टैटू सिखाते थे। बाकी और कहीं पे भी कोई। तो बेसिकली जैसे स्टूडियोज होते हैं, मैं अगर आर्टिस्ट हूँ, मेरा स्टूडियो, तो मैं सिखा रहा हूँ आगे। हाँ हाँ। ओके ओके ओके। बट लेकिन कोई प्रोफेशनल कॉलेज नहीं है जहाँ हम जाके, दुनिया में कहीं भी नहीं है कहीं तो, या फिर किसी कंट्रीज में होंगे, या मुंबई में है, लेकिन प्रोफेशनली उसकी कोई डिग्री वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता ना। इसमें से पोर्टफोलियो मैटर करता है। आपके पास कितने भी बड़े कॉलेज की डिग्री हो, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो कोई भी आर्टिस्ट आपको नहीं रखेगा। तो करण, मेरा ये सवाल है इसके बाद। नेक्स्ट चीज है कि जब आप लखनऊ में थे, कॉलेज आप पढ़ रहे थे, और क्योंकि वो फाइन आर्ट्स का था, वहाँ आर्टिस्ट टैटू का तो कोई एजुकेशन नहीं थी, तो वहाँ पे फिर आपने प्रैक्टिस कैसे करी? और वहाँ की कुछ ऐसे चीजें बताइए ताकि हमें समझ में आए कि वो लखनऊ वाली जर्नी, ग्रेजुएशन वाली जर्नी में क्या चीज सही रही आपके लिए। भैया देखिए, मुझे मार्केटिंग बिजनेस में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था स्टार्टिंग के टाइम से। तो मैं थोड़ा सोशल मीडिया मार्केटिंग ये सब थोड़ा थोड़ा सीख रहा था उस टाइम पे। तो जब लखनऊ में मैं क्या करता था कि मेरे जो कॉलेज के फ्रेंड्स होते थे, मैं उनकी बॉडी पे टैटूज करता था। काफ़ी स्टार्टिंग में तो फ्री टैटूज भी किए मैंने। तो फिर उसके बाद से जब मैं थोड़ा बहुत सोशल मीडिया मार्केटिंग ये सारी चीज़ें सीखा, तो मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी। तो मैं हॉस्टल में रहता था पहले साल, और लोगों के घर घर जाके टैटूज करता था। अच्छा। तो गूगल पे मैंने अपना पेज बनाया, इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे अपॉइंटमेंट्स आने लगे। तो मैं लोगों के घर घर जाके टैटूज करता था। अब वो टाइम ऐसा था कि मेरी एज बहुत छोटी थी, मैं 17-18 साल का था। तो और मैं बहुत पतला सा था, हाइट भी छोटी थी, वो सारी चीज़ें थी। तो लोग मुझे घर पे बुलाते थे टैटूज करने के लिए। और यूपी में हमारा जो कॉलेज था वो काफ़ी आउटर की साइड पे था, मतलब वो थोड़ा बदमाश टाइप के लोग जो होते हैं ना यूपी के, तो वो लोग उस टाइप जगह पे वो रहते थे ज़्यादातर।
तो कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं लोगों के घर भी जाता था टैटू करने के लिए अपॉइंटमेंट बेसिस पे, और पूरे दिन भर में टैटूज करता था और मुझे 1 रुपया नहीं मिलता था। वो लोग कहते थे चलो छोटू जाओ, कल मिलेंगे, कल 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 देंगे पेमेंट, कल करेंगे पेमेंट। पूरा दिन निकल जाता था। कई बार ऐसा होता था कि मैं उनके घरों पे टैटू करने गया हूँ, आदमी यहाँ से बंदूक निकालता है, सामने रखता है चलो छोटू करो, टैटू करना स्टार्ट करो। अब हाथ कांपते रहते हैं ऐसे, और जैसे तैसे खत्म करते थे टैटू। लेकिन ये सोचता था कि चलो ठीक है, मुझे प्रैक्टिस करने को मिल गई इसके लिए, ये सारी चीज़ें मैं सोचता था उस टाइम पे। काफी बड़ी बात बोली कि एक तो यंग एज में लखनऊ जैसे शहर में आप गए और आपके सामने पिस्टल रन दी। हाँ, चलो ये तो था ही यार डिसहार्टनिंग, डर के मारे कर रहे हैं, आपका पैसे तो मिलने वाले नहीं 100% बात हो। लेकिन क्या है, उसके बाद भी फिर आप पैशनेट बने रहे कि यार मुझे लखनऊ में ही कंटिन्यू करना, ये सब दोबारा उसके आगे आपने कंटिन्यू रखा? मुझे स्टार्टिंग से कभी सेल्फ डाउट नहीं हुआ, मतलब मुझे 100% भरोसा था कि मैं इस फील्ड में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। क्योंकि एक तो एक वाली भी चीज़ थी ना कि मेरा डिसीजन था, अगर मैं इसमें फेल होता हूँ तो सर कोई मुझे ही कोसेगा, और अगर मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाता हूँ तो मेरे पास अब मेरी जो आने वाली जनरेशन है वो लोग भी एक डिसीजन लेने से डरेंगे नहीं। तो एक मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था बहुत ज़्यादा मुझे खुद के ऊपर कि अभी टाइम ख़राब चल रहा है, आगे ज़रूर अच्छा होगा क्योंकि मेरा डिसीजन है। तो ये सारी चीज़ें थी लखनऊ में, उसी तरीके से मैं करता गया काफ़ी टाइम तक का। और लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये चीज़ समझ में आ रही थी कि मेरे काम में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ़ नेम टैटूज़ ही करता जा रहा था, और मेरा गोल था, मतलब मुझे रियलिज़्म बहुत पसंद था, मैं चाहता था रियलिस्टिक टैटूज़ करना बड़े-बड़े। तो एक टाइम था मई-जून का टाइम था, उस टाइम पे भोपाल में एक टैटू फेस्टिवल होने वाला था। मैं इंसिडेंट शेयर करता हूँ आपके साथ। तो मेरी फैमिली मतलब बहुत स्ट्रिक्ट थी इन सब चीज़ों को लेके, मतलब मैं जब क्लास 12th में था ना, मेरे घर वालों ने 12th तक भी बाल कटवाने के लिए मेरे पापा मेरे साथ आते थे। 12th तक भी मतलब मुझे वो थोड़ा वैसे बहुत वो होता है ना, मतलब मुझे बहुत सँभाल के रखते थे वो, कि मतलब उनके मन में बहुत थोड़ा वो था, इनसिक्योर टाइप के भी थे कि यार कहीं बिगड़ ना जाए, क्योंकि हमारे एरिया का माहौल ऐसा था कुछ थोड़ा। तो और उन्होंने भी बहुत चीज़ें सैक्रिफाइस करी थी, तो मैं भी उस चीज़ को समझता था। तो फिर उसके बाद से भोपाल में टैटू फेस्टिवल था, तो जो ओनर थे, जो ऑर्गेनाइज़र थे, मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा मैं भी ये कन्वेंशन अटेंड करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो उन्होंने और मैंने बोला कि मैं आपको इंस्पिरेशन मानता हूँ और मैं आपका काम देखते हुए के भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखा हूँ। तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम एक काम करो, तुम आ जाओ, तुम्हारे 3 दिन का एंट्री मैं फ्री करवा दूँगा। अब वो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी थी। अच्छा, आप थे लखनऊ में, मैं लखनऊ में था उस टाइम। भोपाल में इवेंट हो रहा है हाँ, और आपने उनको फेसबुक या इंटरनेट पे देखा? हाँ। तो फिर उसके बाद से मैंने अपने घर पे बोला कि मम्मी भोपाल जाना है। घर वालों ने स्ट्रिक्ट मना कर दिया, क्योंकि आज तक मैं कभी घर से बाहर निकला नहीं था, वहाँ भी हॉस्टल में रहता था। उन्होंने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, गर्मी का टाइम है, ऐसा वैसा। लेकिन अब मुझे तो थी कि यार जाना ही, मुझे पता था कि इससे अच्छा मौका मेरे पास दोबारा सीखने का नहीं मिलेगा शायद। तो मैंने रात को जनरल डब्बे में बैठा मैं, और जनरल डब्बे में 18 घंटे का सफ़र करके भोपाल पहुँच गया। 700 रुपये थे मेरे पास। तो 700 रुपये थे मेरे पास, 700 रुपये में भोपाल पहुँचा, वहाँ पे मैं रहा 3 दिन। और फिर उसके बाद से स्टे के लिए वहाँ पे को एक धर्मशाला थी, पूरा नीचे पानी भरा हुआ था उस धर्मशाला में, उसके ऊपर ऐसे बेड लगे हुए थे और मच्छर थे बहुत सारे। मैं 10 रुपये की अगरबत्ती लाया, बेड के चारों तरफ मैंने अगरबत्ती लगाई और फिर वैसे सोया था उस दिन। 3 दिन मैंने ऐसे काटे थे और वहीं पे ही खाया खाया था, वही 10-20 रुपये का जो खाना मिलता है। लेकिन कन्वेंशन में ऐसा हुआ जाके कि वो 3 दिन में मुझे 3 साल का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो मिला था, क्योंकि पहली बार मैंने इतने सारे आर्टिस्ट को काम करते हुए देखा अपनी आँखों के सामने। जिस तरीके का मैं काम करना चाहता था, वो मैंने देखा वहाँ पे को लोगों को काम करते हुए। तो मैंने उनसे बोला कि यार मैं सीखना चाहता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन मैं एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट सॉर्ट ऑफ था, कि मतलब मुझे लोगों से बात करने में बहुत डर लगता था। इनफैक्ट मैं क्लाइंट के सामने भी मेरे हाथ पैर काँप जाते थे पहले। तो ये चीज़ मेरे अंदर थी, तो मैं वहाँ चाहता था किसी आर्टिस्ट के साथ बैठूँ, बात करूँ, लेकिन मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था। तो उस टाइम पे वहाँ पे एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर आई, तो वो भी उस एरिया में मतलब सबसे बात करना चाहती थी। तो उन्होंने जो वहाँ पे ऑर्गेनाइज़र थे उनसे बोला कि मुझे इनसे बात करना है, तो किसी लड़के को मेरे साथ भेज दो। अब वो बिज़ी थे उस टाइम पे। मैं इंटरनेट के थ्रू सबको जानता था, सारे आर्टिस्ट को। तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूँगा। उन्होंने कहा हाँ चल। तो उसके बाद से वो जो मेरे मन में सवाल थे वो क्लाइंट आर्टिस्ट के इंटरव्यू लेते गए, और जो मेरे मन में सवाल थे वो मैं चुपके से बीच में डाल देता था, और वो मुझे थोड़े-थोड़े आइडियाज़ वहाँ से मिलने लगे। तो ऐसे करके उन्होंने सारे आर्टिस्ट का इंटरव्यू लिया। अब मैं बहुत कमज़ोर सा पतला सा था उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि बर्गर खाएगा? मैंने कहा हाँ, चलो खा लेते हैं। तो फिर उसके बाद से वो मुझे बर्गर खाने के लिए लेके गई, और उन्होंने अपना माइक ऑन कर दिया और मुझसे बोला कि अब तू मुझे अपनी स्टोरी बता दे। तो मैंने उनको अपनी स्टोरी बताई, और अगले दिन उन्होंने पब्लिश भी कर दी थी वो। तो उससे भी थोड़ा-सा मेरा एक बेनिफिट टाइप का भी हो गया था। आई थिंक इस पूरी जो पूरे पूरे इवेंट से 2-3 चीज़ें जो हमें जो लगता है हम सबको सीखनी चाहिए, हमारी ऑडियंस को भी सीखनी चाहिए, वो यही है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं और आप उस दिशा में अगर कोई भी स्टेप उठाते हैं तो चीज़ें अपने आप कहीं ना कहीं चीज़ें बनने लगती हैं। सही बात है। आप कह रहे हो कि आप इंट्रोवर्ट थे, लेकिन उसके बावजूद आप वहाँ पहुँच गए, आपको बात करनी थी, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई रिपोर्टर के साथ जो सबसे ज़्यादा बात करता हाँ, सही बात। है ना? उसके थ्रू आप चले गए।
3 दिन का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, मतलब मुझे इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली। और फिर उसके बाद से मेरे ऑलमोस्ट सारे पैसे खत्म हो गए थे, 700 रुपये। फिर उसके बाद से घर में तो घर वाले तो मुझसे बहुत गुस्सा थे, तो मैं घर पे बात नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने अपनी मौसी को कॉल किया, मैंने कहा मौसी पैसे खत्म हो गए, अब मुझे घर जाना है मैं यहाँ फँस जाऊँगा वरना। अच्छा, भोपाल में सारे पैसे खत्म हो गए? 700 रुपये तो कितना ही चल सकता है ना। और फिर वहाँ पे को थोड़ा खर्चे हो ही जाते हैं, खाना पीना ये सब चीज़ें। 3-4 दिन मैं रुक गया था वहाँ पे को, तो मेरे 700 रुपये खर्च हो गए थे और 100 रुपये बचे हुए थे मेरे पास। तो मैंने कहा अब मुझे घर जाना है, कैसे जाऊँगा? मैं मौसी को कॉल किया, तो मौसी ने मुझे 700 रुपये भेज दिए। उन्होंने कहा चल ठीक है, तो मैं तेरे अकाउंट में डाल रही हूँ, तू कर चले जाना। अब सीन ऐसा था कि भोपाल का जो रेलवे स्टेशन था वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड था। तो अब मैंने कहा चलो, अब मेरे पास थोड़े से पैसे आ गए हैं, मैं यहाँ टीटी से बात करता हूँ और शायद वो मुझे किसी कोच में, रिजर्व कोच में एटलीस्ट बैठा दे। तो फिर उसके बाद से मैं, टीटी मुझे वहाँ मिला नहीं। तो वहाँ पे वो लड़के होते हैं ना जो वो वाले होते हैं, इन्फेंट्री वाले और ये सारे होते हैं जो एसी वाली कोचेस में लगेज वगैरह देखते हैं। तो मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ लाओ, तुम हमें पैसे दो, हम तुम्हें ले जाएंगे। अब टीटी की जगह मैंने पैसे उन लड़कों को दे दिए। और फिर उसके बाद से जब वो ट्रेन चलना स्टार्ट हुई, उन लोगों ने मेरे को उस जगह में बैठा दिया जहाँ पे लगेज रखते हैं। शटर वाला डोर होता है, मैं इस तरीके से बैठा हुआ था और पूरा 18 घंटे का सफर मैंने फोल्ड करके घुटनों के बल में बैठा रहा। और सांस लेने के लिए थोड़ा सा शटर खोल रहा था, फिर सांस ले रहा था। और वो लोग को भी डर लग रहा था कि टीटी आ जाएगा और वो देख लेगा कि यहाँ पे को हम लोग किसी लड़के को लेके जा रहे हैं। और फिर पैसों को लेके रात के 12-1 बजे उन दो लड़कों की आपस में लड़ाई हो गई। और मैंने उन लोग को बोलते हुए सुना कि पैसे मुझे दे वरना मैं लड़के को फेंक दूंगा तो रात के 11-12 बजे का टाइम था और वो बहुत मतलब थोड़ा डरावना टाइम था। मैं छुपक के बैठा हुआ था वहाँ पे को कि कहीं कोई देख ना ले मेरे को। थोड़ा थोड़ा सांस ले रहा था, फिर बंद कर दे रहा था उसको। तो जैसे तैसे पहुंचा फिर मैं सुबह। और फिर पूरा इवेंट आपका मतलब जॉयफुल रहा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। हम्म, एंडिंग भी ऐसे ही ड्रामेटिक एंडिंग हुई है, बट लेकिन आपने काफ़ी सीखा और एक स्टेप लिया उसकी तरफ, तो आई थिंक ये काफ़ी इंस्पिरेशन वाला काम तो है ही। और अच्छा, इसमें एक चीज़ और थी, जब आप वहाँ पर धर्मशाला में रुक रहे थे और पानी भरा हुआ था, अगरबत्तियाँ जला रहे हैं लाके, ये उस टाइम क्या आप फेज आउट होते या क्या पंगा ले लिया? कुछ आपके अंदर फीलिंग थी या आप इतने यंग थे कि ये मैटर नहीं कर रही थी सारी चीज़ें? मैटर कर रही थी। वो पूरे दिन भर का जो मैंने चीज़ें सीखी थी ना, मेरे दिमाग में वही सब चल रहा था। मतलब कि यार कितना लकी हो कि मुझे मौका मिल गया कि मैं यहाँ सीखने को मिल रहा है। वो सारी तो बहुत छोटी चीज़ें थी मेरे लिए उस टाइम पे। तो मतलब मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब देख के लगता है कि भाई मैंने ऐसे भी टाइम काट लिया। तो आपको इतनी यंग एज में ये इतना पैशन आना कि भाई मुझे सीखना है, इसके लिए मुझे इस जगह पे जाना है, ऐसी जगह पे रहना है, इसके लिए कुछ कभी आपने सोचा कि यार ये कैसे आया होगा, कि ये मैंने कैसे कर लिया? इस बारे में कभी थॉट किया बैक साइड में सोचते हुए? सोचता हूँ तो पीछे मुझे लगता है कि भाई कैसे कर लिया, लेकिन ठीक है उस टाइम पे था, पैशन था, बहुत ज़्यादा पैशनेट था मैं हर चीज़ को लेके, आर्ट को लेके और सीखने को लेके, एक अच्छा लाइफस्टाइल को लेके। क्योंकि मतलब बुक रीडिंग का भी मेरे को थोड़ा बहुत शौक था, तो मैं थोड़ा बुक्स पढ़ता था उस टाइम पे। तो मोटिवेशनल बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता था। मूवीज़ भी मैं ज़्यादातर इसी टाइप की मूवीज़ देखता था। तो एक वो इन्वायरमेंट का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं जिन लोगों के साथ उठता बैठता था उनके बीच में बातें इस टाइप की होती थी, तो उस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। ये बड़ा आपने बातों बातों में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है कि बुक्स और जिन लोगों के साथ उठना बैठना, उन लोगों की बातें भी मोटिवेशनल है, सही बात। फ्यूचर को लेकर है, करियर को लेकर है। आप जैसे माहौल में रहते हैं, जो पढ़ते हैं, वो आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। ठीक है। तो करण भाई, अभी आपकी जर्नी जो अभी तक हमने सुनी है, काफ़ी इंस्पिरेशन, काफ़ी मज़ेदार रही है। लोग भी सीखेंगे, हमने भी सीखा है। बट अब हम थोड़ा आते हैं टैटू के बारे में, जो आपकी आर्ट फॉर्म है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। मैं चाहूँगा कि लोग, आपको काफ़ी अच्छे से पता है हमारी इस टैटू की हिस्ट्री के बारे में भी। इंडिया में हम बेसिकली बात करते हैं, तो जो थोड़ी बहुत मैंने आपकी कुछ वीडियोस में रिसर्च करा तब मैंने देखा था, आप बता रहे थे कैसे हमारे पूरे इंडिया के जो रीजन में टैटू का अपना एक कल्चर है, एक ओल्ड ट्रेडिशन है। नॉर्थ ईस्ट, फिर इधर राजस्थान की तरफ आ जाइए, सेंट्रल में सब जगह है। तो थोड़ा सा मुझे टैटू की हिस्ट्री बताइए कि भाई टैटू का अपना एक ट्रेडिशन या अपना एक कल्चर या अपनी कोई एक जो हिस्ट्री, वो क्या है? देखिए, इंडिया में अभी भी लोगों को लगता है कि मतलब टैटूज़ जो है एक वेस्टर्न कल्चर है, बाहर की कंट्रीज़ से आया है इंडिया में। ऐसे फैशन के लिए लोग कराते फैशन स्टेटमेंट लोगों को लगता है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है। हालाँकि आजकल के टाइम पे लोग फिर भी उसको एक फैशन स्टेटमेंट की तरह देखते हैं, लेकिन इंडिया में टैटूज़ का एक इतिहास बहुत पुराना है। माइथोलॉजिकली अगर आप देखेंगे तो जैसे मध्य प्रदेश, इंडिया के हर स्टेट में जो भी है उनके अपने-अपने टैटू को लेके ट्रेडिशंस हैं, अपने-अपने बिलीव्स हैं। माइथोलॉजिकली अगर देखें तो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से मध्य प्रदेश की जैसे बेगर ट्राइब है, तो वो लोगों का, मैं जब मैं रिसर्च कर रहा था इन वीडियोज़ के ऊपर, तो मैंने देखा कि वो लोग का ये मानना होता है कि जो रबारी ट्राइब है मध्य प्रदेश की, वो लोग ये मानते हैं कि आज से कई साल पहले वहाँ पे को एकदम बहुत सूखा पड़ा था, भूखमरी आई थी, बिल्कुल खाने-पीने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं था, मतलब वो नहीं था, रिसोर्सेज़ नहीं थे, बहुत सूखा पड़ गया था। तो उन लोगों ने भगवान शिव की और उनकी प्रार्थना करी और उन्होंने सोचा कि अगर हम कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, तो शायद हमारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने गाँव वालों ने मिलके, उस ट्राइब वालों ने मिलके डिसीजन लिया कि किसी एक लेडी को वो लोग
इंद्रदेव को उसकी बलि चढ़ाएंगे। तो वहाँ पे गांव वालों ने मिलकर डिसाइड किया कि किसी एक लेडी को अगर हम इंद्रदेव को सेक्रीफाइस करते हैं तो शायद वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। लेकिन उसमें शर्त ये थी कि लेडी को जो था उनके पास न्यूड जाना था, बिना कपड़ों के जाना। वर्ल्ड डिनाइड लड़की ने बोला कि नहीं, मैं बिना कपड़ों के नहीं जाऊंगी। तो उन लोगों ने माता भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करी और फिर भगवान शिव और पार्वती ने उनको टैटू के टूल्स दिए और उनसे बोला कि इसको इससे तुम इसकी बॉडी को डेकोरेट कर दो ताकि ये उसके पास जा सके। और फिर उसके बाद से वो गई और चीज़ें ठीक हुई। ऐसा ऐसा हिंदू माइथोलॉजी में कहा जाता है। तो ऐसी हर स्टेट के, जैसे नागालैंड में है, नागालैंड में हेड हंटर्स हैं, तो उनके टैटू करवाने के अपने मतलब होते हैं। वो लोग ये मानते हैं नागालैंड में कि जैसे भी जो भी एक ट्राइब है, जो भी विलेज है, वो अपने पड़ोसी विलेज में जाके जितने लोगों के सर काट के लाएगा वो उतने अपनी बॉडी में टैटूज करवाएगा। तो उनके लिए टैटूज एक ब्रेवरी का सिंबल है। गुजरात में रबारी ट्राइब्स हैं, उनके लिए टैटूज एक स्ट्रेंथ का सिंबल है। उनके लिए टैटूज एक ऐसा सिंबल है, उनको वो लोग ये मानते हैं कि टैटूज जो है वो एक इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। क्योंकि इम्यूनिटी में उसका भी कंसेप्ट ऐसी होता है कि भाग का कोई फॉरेन पार्टिकल आपका बॉडी में डाला जाता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो वो लोग कुछ उस तरीके से उस चीज़ को सोचते हैं। वहाँ रबारी ट्राइब्स में टैटूज ना करवाना एक शेम माना जाता है। अच्छा, हाँ। और ऐसे ही गुजरात के, जो मैंने मध्य प्रदेश की बैगा ट्राइब बताया, तो वहाँ पे भी ऐसे ही कि औरत 10 साल की होती है लड़की, तो उसके पैरों में टैटूज करते, सॉरी हेड में टैटूज करते हैं। फिर वो 13 साल की होती है तो पैरों में करते हैं। फिर उसके बाद उसके बैक में करते हैं। शादी के बाद उसके चेस्ट वाले एरिया में करते हैं। तो इस तरीके से वो ट्रेडिशन आज भी चलता आ रहा है। वो लोग आज भी, मतलब लड़की 10 साल की होती है तो उसकी बॉडी में ये ट्रेडिशन उसको फॉलो किया जाता है। तो ऐसे हर स्टेट में हर जगह टैटूज का एक अपना सिग्निफिकेंस है। कोई इसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है, कोई इसको एक स्पिरिचुअलिटी की तरह देखता है, कोई उसको ब्रेवरी की तरह देखता है, कोई स्ट्रेंथ का सिंबल होता है। तो टैटूज अपने लिए एक सेल्फ एक्सप्रेशन का एक तरीका है। तो जैसे अभी मैंने आपको इम्यूनिटी वाली बात बताई, तो वैसे ही साइकोलॉजिकली भी टैटूज का एक सिग्निफिकेंस मैं मानता हूँ, मुझे समझ में आता है जितना। जैसे कोई भी आदमी होता है, उसे एक ना ट्राइब में, एक ग्रुप में रहना पसंद होता है। मतलब एक आइडेंटिटी, एक फॉर्म ऑफ, जैसे हम कुमाऊनी लोग हैं तो हम लोग, लेडीज जो है नथ पहनती है, लड़के कुर्ता पजामा पहनते हैं। एक पूरा अटायर है जिससे पता लगता है कि एक कुमाऊं का अटायर है बेसिक। एक्सप्रेशन की चार लोगों के भीड़ में हम कुमाऊनी अलग से पहचान में। तो वही तरीका है आजकल भी जो लोग टैटूज करवाते हैं। जैसे जो शिव जी के टैटूज बनाता है, वो एक एक्सप्रेस करना चाहता है अपना डिवोशन और दिखाना चाहता है भाई मैं शिव भक्त हूँ। तो कोई शिव जी के बनवाता है, कोई बुद्धा का टैटू बनवाता है। जो टैटूज बनाते हैं वो लोग भी अपने आप को, मतलब एक सेल्फ एक्सप्रेशन का फॉर्म है, एक साइकोलॉजिकली, ताकि वो भी एक कम्युनिटी जैसा फील करे। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है जिस वजह से लोग टैटूज करवाते हैं। बिल्कुल, आई थिंक क्योंकि आप खुद एक इस फील्ड में है तो आप इस एक्सप्रेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। ग्रेट, ग्रेट। तो ये तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन रही मुझे। इसके अलावा मैं जानना चाहता हूँ एक चीज़ और, जो हम आज के संदर्भ में बात करें, मतलब आज के प्लेटफॉर्म में बात करें, वो ये है कि टैटू एज एन आर्ट फॉर्म के बारे में थोड़ा हमें मालूम पड़े कि आजकल ऐसी कौन कौन सी आर्ट फॉर्म्स होती हैं जो इसमें चल रही हैं बेसिकली, और आप कौन सी आर्ट फॉर्म को फॉलो करते हो, कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे पुराने टाइम पे टैटूज थोड़ा टफ होता था वो सारी चीज़ें करना, वो इक्विपमेंट्स उतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे। लेकिन आजकल के टाइम पे इक्विपमेंट्स एडवांस हैं, टैटू सीखना भी ईजी है और उसमें एक एक्सट्रीम लेवल तक जाना भी बहुत ईजी है। मतलब जितनी हाइपर डिटेल्स निकालना, रियलिज्म निकालना, तो वैसे ही मुझे रियलिज्म पोर्ट्रेट्स और हाइपर रियलिस्टिक टैटूज करना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। कलर टैटूज में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो रियलिज्म, फेस टैटूज, पोर्ट्रेट्स मुझे ये पसंद आप है ज़्यादा ज़्यादा करते हैं। करना। और अगर इसमें क्या थोड़ी और बता पाएंगे, जैसे और लोग जो होते हैं वो कौन कौन सी फॉर्म्स, और ये फॉर्म्स क्या स्टैब्लिश्ड फॉर्म्स है या फिर इनको बस जनरल नाम दिया हुआ है? मेरे कहने का मतलब है कि जैसे अगर ये फॉर्म में आज अगर ये बात बोलूं कि रियलिस्टिक, तो पूरे वर्ल्ड में ये लोग पहचानेंगे हाँ भाई ये कौन से फॉर्म की बात के बाद। हाँ बिल्कुल, रियलिस्टिक मतलब जो चीज़ असली में है उसको एज इट इज ड्रॉ कर देना, और रियलिस्टिक हो गया। लाइन आर्ट वाले टैटूज होते हैं, फिर माउरी वाले टैटूज होते हैं, ट्राइबल वाले होते हैं। जो ट्राइबल टैटूज होते हैं वो भी अगेन किसी ट्राइब को ही डिनोट करते हैं, और फिर लोग इंडिया में भी करवाते हैं उस टाइप के टैटूज, वॉरियर टाइप के जो टैटूज होते हैं ना, तो वो चीज़ें हैं। तो मंडाला वाले टैटूज हैं, ज्योमेट्रिक लाइन आर्ट, तो ये उसी तरीके से है। मतलब कुछ तो फिक्स है कि हाँ, जो वर्ल्ड वाइड उसी तरीके के टैटूज माने जाते हैं, और कुछ आर्टिस्ट जो है वो अपना स्टाइल क्रिएट करते हैं। तो करण भाई, ये तो आप जिस आर्ट फॉर्म को फॉलो करते हैं, अब मैं आता हूँ आपके आपके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे। मुझे लगता है उस बारे में भी थोड़ा बात हमें करनी चाहिए, आपके स्टूडियो के बारे में। तो आपने स्टूडियो कब इस्टेब्लिश किया और कब आपको लगा मुझे करना चाहिए, क्या उसके ऊपर मोटो थे? जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म होने को आया तो तब मुझे समझ में आया कि यार मुझे अपने शहर के लिए कुछ करना है, मुझे अपने उत्तराखंड के लिए कुछ करना है। मैं चाहता था कि जब मैं टैटूइंग स्टार्ट करी तो मेरे पास सीखने के कोई ऑप्शंस नहीं थे। तो मैं चाहता था कि मैं अपने शहर में, उत्तराखंड में वापस जाऊँ और वहाँ पे अपना स्टूडियो ओपन करूँ और एक अकेडमी स्टार्ट करूँ जहाँ मैं टैटू सिखा सकूँ लोगों को, ताकि उन लोगों को उतने स्ट्रगल ना करना पड़े जो स्टार्टिंग में मुझे करना पड़ा, जो वो चीज़ें फेस ना करनी पड़े। तो ये इस मिशन के साथ मैं हल्द्वानी गया, वहाँ पे मैंने दोबारा अपना स्टूडियो स्टार्ट किया। तो और फिर उसके बाद से अच्छा चलता रहा। फिर मैंने देहरादून पे भी स्टूडियो ओपन किया। तो जो आपने हल्द्वानी पहले सेटअप किया था, इजीली सेटअप हो गया था? बेसिकली फाइनेंस के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। और देखिए,
एज ए इंडिपेंडेंट काम करना और अपना स्टूडियो बनाना दो अलग चीजें हैं। तो ये कैसा, इसमें कितनी मुश्किलें आई या फिर बड़ा स्मूथ रहा वाला प्रोसेस? मैंने अपना स्टूडियो खोलने के लिए सबसे पहला स्टेप ये उठाया था ना, मैंने सामान खरीद लिया, सामान मंगवा लिया। अब मेरे पास जगह नहीं थी कि मैं ये सामान कहाँ रखूंगा। टैटू का सामान तो मंगा लिया, तो दिमाग में एक प्रेशर बना कि भाई अब तो करना ही पड़ेगा। फिर और दिमाग लगाना शुरू करा, मार्केटिंग करना स्टार्ट किया, एड्स चलाना स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद से थोड़ा फिर बिजनेस और बढ़ने लगा, फिर थोड़ा पैसा और कमाया, और फिर उसके बाद से मैंने अपना हल्के हल्के करके स्टूडियो सेटअप किया वहाँ पे। आपने जैसे थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी ना, तो उसमें ये चीज़ थी कि मतलब अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो ना, तो फिर पूरी कायनात लग जाती है सच में उसको पाने के लिए। सेम जैसे नीम करोली बाबा जी को मैं बहुत मानता था, तो मेरे दोस्त लोग आए हुए थे वहाँ पे, सॉरी भवाली पे आए हुए थे मेरे सारे दोस्त लोग। तो हम लोगों ने सोचा कि एक बार मंदिर जाते हैं, वहाँ पे बैठेंगे, थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे। मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था स्टूडियो खोलने का। तो उस दिन मैं वहाँ पे को बैठा हुआ था, बस मेडिटेशन कर रहे थे, और बस अचानक से सवाल जवाब शुरू हो गए माइंड में कि करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और जवाब भी मिलने लगे। मैंने कहा एक बार स्टेप उठाते हैं, मैं जाता हूँ। मैं शॉप देखने के लिए निकल गया, शॉप देखने के लिए निकला हल्द्वानी में। मैंने 10 दुकानें देखी, लेकिन एक दुकान मुझे ऐसी मिली ना, मतलब उसमें इंटीरियर वगैरह सब कुछ पहले से करा हुआ था। मेरा इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग का बहुत कम हो गया। वही वाली चीज़ है कि एक तो कृपा आप कह सकते हो, और दूसरी चीज़ की सोच लिया था करना ही है, तो फिर चीज़ें लग जाती है, सब अपने आप होने लगती है फिर चीज़ें उसके बाद। दिस इज द पॉइंट नंबर 2 जो मुझे लगता है अभी तक इस पॉडकास्ट में, एक वो था जब आपने पहला स्टेप लिया था, और ये अगेन फिर ये और ये पूरा पूरा क्लियरली एक पाथ शो करता है कि अगर आप कुछ करना चाहें, अगर आप स्टेप लेते हैं, तो मोस्ट ऑफ चांसेस कि आपके पास ऑप्शंस हो जाएंगे, अपने आप खुल जाते हैं रास्ते उसके बाद। ग्रेट ग्रेट। तो ये आपका स्टूडियो ओपन हो गया, और आपकी जो जर्नी थी टैटू बनाने की, सिखाने की, वो शुरुआत हो गई हल्द्वानी में। और इसमें एक चीज़ और है कि मैं ये जानना चाहूँगा, एक पर्सन है टैटू कराना, मेरी बॉडी पे एक प्रिंट हमेशा रहने वाला है, एक साइन हमेशा रहने वाला है, और मैं इस पे विश्वास करके किसी आर्टिस्ट के हाथ में देख रहा हूँ कि भाई करो। तो ये जो है, ये इसके ऊपर आपको कभी आपने फील किया है कभी कि भाई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये सेंस ऑफ प्राइड भी है मेरे लिए कि 10 लोगों को छोड़ के अगर मेरे पास आता है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है, और वो चीज़ उसकी बॉडी में ज़िंदगी भर रहने वाली है। तो उस चीज़ पे तो हम लोग खैर काम करते हैं काफ़ी ज़्यादा, कि उसका एक्सपीरियंस जो भी है वो पूरा बेस्ट एक्सपीरियंस हो। सिर्फ टैटू बनाना ये नहीं होता कि आदमी आया, बनाया, छाप दिया, चले गए, ऐसा नहीं होता। मतलब हमें उसको सारी इमोशंस को समझना पड़ता है, उसकी स्टोरीज को समझना पड़ता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, हाइजीन के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए कि अब वर्ड आई है तो इसीलिए कि हाइजीन की इंपॉर्टेंस तो बहुत होनी चाहिए। बिल्कुल। तो एक तो ये कि आप कितना हाइजीन का इंपॉर्टेंस रखते हैं, और दूसरा हमारे प्रैक्टिस में जो चल रहा है आजकल, बिल्कुल। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि हाइजीन की क्या इंपॉर्टेंस है, और क्या कैसे होता है, क्या लोग करते हैं नहीं करते हैं। देखिए, हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टैटूइंग में। आपका काम एक बार को थोड़ा ख़राब हो चल जाएगा, आपका हाइजीन में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और बल्कि इंडिया में मैं काफ़ी सारे स्टूडियोज़ में गया हूँ, और मैंने इतने अच्छे खासे स्टूडियोज़ में भी मैंने हाइजीन के बहुत पुअर स्टैंडर्ड्स देखे हैं। मतलब ऐसा होता है कि क्लाइंट्स को तो अभी तक यही चीज़ें लगती है कि अगर नीडल चेंज कर दी तो बस हमारा टैटू सेफ होगा, कोई वो नहीं होगा। मैंने कितने स्टूडियोज़ में ऐसा देखा है कि वो इंक कप्स होते हैं ना, जिसमें हम लोग इंक भरते हैं, वो एक इंक कप बड़ा वाला सुबह भर लेते हैं और पूरे दिन भर उससे टैटूज़ बनाते हैं। लाइक मैं शॉक हो गया था ये देखने के बाद, क्योंकि उसमें तो कंटामिनेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा। किसी को कौन से एचआईवी है, किसी को कुछ है, उसकी बॉडी में अगर तूने टैटू किया, वो इंक नीडल में भरी इंक, और फिर उसके बाद से वो इंक कप में डिप किया, वो कंटामिनेशन उसमें चला गया, दूसरा क्लाइंट आया, उसके बना दिया। अब क्लाइंट के सामने नीडल तो चेंज कर ली, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हाथ रखा हुआ है, आर्मरेस्ट है, उसके ऊपर रैप चेंज नहीं करते हैं, है ना? नीडल्स तो चेंज कर लेते हैं, मशीन को रैप नहीं करते हैं। एक छोटे से उससे भी कंटामिनेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वो सारी चीज़ें होती है, हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है टैटू इंडस्ट्री में। स्टूडियो में आपने कुछ ऐसे पैरामीटर्स रखे हुए हैं कि जैसे होता है ना चेकलिस्ट टाइप, हाँ, तो ये सारे 1.3 पॉइंट है। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हम लोग के चेकलिस्ट में रहती है। एक-एक चीज़ हम लोग मशीन रैप से लेके इक्विपमेंट्स रैप लेके, कोई भी चीज़ अगर हम टच करते हैं, वो ग्लव्स पहन के करते हैं, और उस चीज़ के बाद फिर वो ग्लव्स को उतार देते हैं। हाइजीन बहुत ज़्यादा मैटर रखता है हमारे स्टूडियो पे, सबसे ज़्यादा। और जो निडल हाइजीन है, तो मेरे ख्याल सभी जानते हैं कि भाई निडल चेंज होता है। आई थिंक मेरे को लगता है हाइजीन को लोगों को इस समझ में यही आता होगा। बस लोगों को ये लगता है कि नीडल चेंज कर दी तो बस अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे भी ये लगेगा कि भाई टैटू कराने जा रहा हूँ, कम से कम निडल तो चेंज कर लो। हाँ। मतलब मेरे लिए तो मोस्टली इंपॉर्टेंट हाइजीन वो है, बट आपने जैसे बताया कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन सारी चीजों में टैटू आर्टिस्ट कितना सेफ रहता है? अगर जैसे आपने एचआईवी का नाम लिया, या और भी कुछ है बीमारियां कह सकते हैं जो भी, तो टैटू आर्टिस्ट भी इसके डेंजर जोन में रहता है? बिल्कुल रहता है। कई बार नीडल टिक हो जाती है अपने हाथ पे, हो जाता है साहब। हालाँकि अपने सेफ्टी रहती है, हम लोग अपनी तरफ से तो पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन हाँ, अगर हाइजीन का तुमने अच्छे से ध्यान नहीं रखा है, तो भाई तुम ज़रूरी नहीं है तुम क्लाइंट को हार्म करो, तुम खुद को भी हार्म कर सकते हो। तो इसके बारे में बताइए, फीमेल्स आजकल
जब आपके पास भी आती है तो उनको, जैसे आपने पहले ही बताया था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी बॉडी पार्ट में आप करा रहे हैं, ओपन है काफी। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ है, ओपन है, उसमें इतना ज़्यादा कोई तो कोई ऐसी स्ट्रेंजेस्ट रिक्वेस्ट आई आपके पास कि मेरे इस पार्ट में कर दो? क्योंकि टैटू तो भाई बॉडी सर से लेके पैर तक, वो लोग तक में कहाँ कहाँ टैटू करा रहे हैं, हर जगह करा रहे हैं अब तो। बाहर क्या इंडिया में भी ये प्रैक्टिस, क्या आपने कोई ऐसी स्ट्रेंजेस्ट पार्ट में अभी तक करा है कहीं? मतलब आपने सब जगह करा हुआ है, और ये आपके स्टूडियो में? हाँ स्टूडियोज में किए, अब क्लाइंट की जैसी डिमांड होती है, हमारा काम है उसको फुलफिल करना, तो हम करते हैं ऐसा। और एक चीज और इसी में ऐड करो, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है बट फिर भी लोग जानना चाहेंगे। फीमेल आई है, फीमेल अपनी चेस्ट पे कराना चाहती है, तो क्या वो प्रीफर करती है मेल फीमेल आर्टिस्ट की, मेल हो या फीमेल हो, या फिर? नहीं यार, एक चीज़ होती है, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ ना, इंटेंशंस फीमेल्स बहुत जल्दी सेंस कर लेती हैं, और तो वो वहाँ पे को समझ आ जाता है। मतलब लड़कियाँ, ऐसा नहीं होता कि आई और सीधे टैटू करवाने चली गई, पहले बैठते हैं हम लोग, डिस्कस करते हैं चीज़ें, तो वहाँ से काफ़ी सारे लड़कियों को इंटेंशन समझ में आ जाते हैं। और एज एन आर्टिस्ट जब हम लोग काम करते हैं ना, वो सिर्फ हमारे लिए एक स्किन का पीस होता है, हमारे माइंड, हाँ वही वाली चीज़ है ना, वो सिर्फ हमारे लिए एक स्किन का पीस होता है, तो लड़कियाँ बहुत कंफर्टेबल हो जाती है उस चीज़ से, तो ऐसा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद टैटूज के साथ साथ, ये तो है ही फैशन, देखिए ये तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने फैशन के सेंस में भी ये चीजें करी हैं कि ये, बट टैटूज के साथ जो सिंबलाइज करा जाता है, रिलेशन टू गॉड भी है, लोग आते हैं शिवा के टैटू कराते हैं। तो ऐसे बहुत से रिलीजियस बाबा है जिनको मैं खुद फॉलो करता हूँ, जैसे प्रेरन महाराज जी हैं, उनको मैं बहुत सुनता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने अपोज किया टैटूज को, अपोज किया या बहुत सॉफ्ट कि नहीं कराने चाहिए, रिलीजियस टैटूज। रिलीजियस टैटूज नहीं कराने चाहिए, भगवानों के नाम नहीं कराने चाहिए। इसके बारे में आपका क्या टेक है, कि क्या इस पे, क्या आपका कोई स्पेशल टेक है, या फिर आप ऐसा कि मेरे को आता है तो हम कर देते हैं, बस इतना तक ही आप सोच रखते हैं? देखिए भैया, दो चीज़ें, एक तो रिलीजियस टैटू मेरे भी, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये राधा कृष्णा है, और राधा कृष्णा का टैटू मलेशिया में बनवाया था, राधा कृष्णा का टैटू मैंने बनवाया था। तो मेरे लिए इस टैटू का जो मीनिंग है ना, मेरे लिए ये टैटू ऐसा है कि मैं कभी भी स्टक फील करता हूँ ना लाइफ में, मेरे को ये टैटू डायरेक्शन देता है। मतलब मैं इसको इस तरीके से मानता हूँ, मेरे मन में कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है अगर राधा कृष्णा जी के लिए, तो वो कभी होगी भी नहीं डिसरिस्पेक्ट, मैं ऐसा मानता हूँ। बाकी दूसरी एक स्टोरी शेयर करता हूँ आपके साथ, कि मेरे क्लाइंट थे, तो वो किसी बाबा के पास गए होंगे, वो किसी बाबा ने उनसे बोला कि तुम शिव जी को अपने पास रखोगे तो तुम्हारी, उनकी लाइफ में मतलब सारी चीज़ें खराब हो रही थी, उनकी वाइफ उनको छोड़ के चली गई थी, उनके सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे, बिजनेस में धोखा धोखा हुआ था, वो एकदम अकेले हो गए थे। तो उनको, वो किसी बाबा के पास गए, उन्होंने उससे बोला कि तुम शिव जी को जब अपने पास रखोगे तो तुम्हारी चीज़ें ठीक होने लगेंगी। सो ही केम टू मी, और उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे शिव जी का टैटू बनाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब मैंने उनका टैटू बनाना स्टार्ट किया, तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई, और आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर ना, उनके डेली मुझे कॉल आते थे, अरे करण भाई तुम्हें पता है मेरा इस बिजनेस में लॉस हुआ था ना, ये बिजनेस मेरा सही हो गया, ये बिजनेस मेरा, इस दो क्लाइंट ने मेरे साथ गद्दारी कर दी थी, पैसा नहीं लिया था, इसने मेरे को लौटा दिया, मेरी वाइफ के साथ रिलेशन ठीक होने लगे। मतलब एक हफ्ते में मैं खुद सरप्राइज हो गया था कि एक हफ्ते के अंदर इतनी सारी चीज़ें कैसे हो रही है। मानने वाली बात होती है, उनके मन में कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है अगर शिव जी के लिए, या वो किसी की भावनाओं को नहीं हर्ट करना चाहते हैं, और वो हमेशा ये बिलीव करते हैं कि शिव जी, अब मैंने टैटू बनाया, शिव जी मेरे साथ रहेंगे, तो कुछ गलत नहीं होगा इसमें मेरे हिसाब से। बाकी प्रेमानंद जी महाराज जी की मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं भी उनकी वीडियोस देखता हूँ, लेकिन मेरा इसमें टेक थोड़ा सा अलग है उस चीज़ को लेकर। तो ये तो पर्सन टू पर्सन है, बट ये काफी अच्छा आपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। और क्योंकि ये डायरेक्टली, इसका एक मैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, भाई आप एक टैटू आर्टिस्ट हैं, और डायरेक्टली आपके काम के ऊपर भी बातचीत आती है कहीं ना कहीं, सही बात। वो भी एक बड़ी चीज है। इसके साथ साथ, क्योंकि हमारा डिस्कशन जा रहा है वीडियोस की तरफ, इंस्टाग्राम पे वायरल वीडियोस जो होती है उन पे, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है टैटू वर्ल्ड में, एक टैटू आर्टिस्ट है, आई थिंक पुणे या कहीं बॉम्बे में कहीं, आई डोंट नो, मुझे लोकेशन नहीं पता, लेकिन फेमस बहुत है। उनका नाम है, अब उनका जो स्टाइल है वो एकदम एक्सपोज वाले रील्स बनाते हैं, उनका साफ पता लगता है कि बॉडी पार्ट दिखा रहे हैं, और एकदम ना पूरा पूरा कंसंट्रेशन होता है लड़कियों के बॉडी पार्ट में, वो भी थाइज, ब्रेस्ट, और तरीका भी जो उनका करने का है, टैटू करने का। तो इसका जो इम्पैक्ट है टैटू आर्टिस्ट को लेके, लोगों को भी सोचते होंगे ना कि ये एक एक सोच डेवलप कर रहा है लोगों के, है ना, एक दिखा रहा है कि ये क्या है यार ये। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या ये सही या गलत है, या फिर टैटू आर्ट कम्युनिटी में, टैटू आर्टिस्ट कम्युनिटी में क्या इसके बारे में डिस्कशन होता है, इनके बारे में, इनकी वीडियोस के बारे में? बिल्कुल डिस्कशन होता है, और ज़्यादातर लोग आपस में वैसे क्रिटिसाइज भी करते हैं इस चीज़ को, कि ये चीज़ बहुत गलत है। मतलब जिस तरीके से हम क्लाइंट्स को, फीमेल क्लाइंट्स को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, या उनके मतलब गोदी में बैठा लेना, उनकी इस तरीके से टैटू करना,
वीडियोस को ऐसे बताना कि तुम मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, प्राइवेट वीडियोस ही भेजेंगे ये वो, मतलब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है। मतलब क्लाइंट की प्राइवेसी के लिए भी और एक एथिक्स के लिए भी, अगर आप देखा जाए कि टैटू आर्टिस्ट के एथिक्स को, मतलब इस तरीके से बैठा के कोई टैटू नहीं करता। हम से मॉरली भी अगर आप उसको देखो कि हम लोग टैटूज भी करते हैं तो बेड में लेटा के, अगर इस वाले एरिया में तो हम आगे से नहीं जाते, हम पीछे से जाके आराम से उसको टैटू करते हैं ताकि क्लाइंट भी एकदम कंफर्टेबल हो। तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं व्यूज़ के लिए। मतलब अगर आप तुम सिर्फ करें इस तरह से गिर जाओ कि काम छोड़ के तुम सिर्फ इस तरीके से व्यूज़ कमाओ, तो फिर वो चीज़ वो तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वो सेक्सुअली अराउज कर रहे हैं लोगों को, और टैटू तो सिर्फ एक बहाना है मेरे को लगता है, या सिर्फ एक काम है, बट ये काम हो नहीं रहा है। तो टैटू कम्युनिटी ऑफ कोर्स उसको बिल्कुल सब हर आदमी को इस चीज़ से प्रॉब्लम है इंडस्ट्री में कि भाई ये क्योंकि उसको देखने के बाद में फिर लोग जो कॉमन लोग हैं उनका टैटू आर्टिस्ट को देख के भी पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है कि उनको भी लगता है सारे ऐसे ही होते होंगे। लेकिन ऑब्वियसली आप किसी भी स्टूडियोज में जाओगे, इस तरीके का काम कोई भी नहीं करता है, सब अपने काम की रिस्पेक्ट करते हैं, प्रोफेशनल्स। बिल्कुल, क्योंकि ये तो फिर वही हो गया ना, अपने काम की डिसरिस्पेक्ट करना। जिससे तुम कमा रहे हो, तुम उसी चीज़ को जिन लोगों से तुम कमा रहे हो, तुम उन्हीं लोगों को ऐसे एक्सपोज कर रहे हो, उनकी बॉडीज को ऐसे एक्सपोज कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत। जैसे कि आपने, क्योंकि आप उस कम्युनिटी से हैं, आपने बहुत अच्छे से बताया कि यार ये अनप्रोफेशनल है, अनैतिक है, और टैटू आर्टिस्ट को भी एक डार्क शेड में लेके जा रहा है, ये तो सही नहीं है। और सब जान, मुझे लगता है एज अ कॉमन लोग को पता है वो क्या कर रहे हैं। इसके बाद एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इसको हमें थोड़ा और अच्छे से पैकेज करना चाहिए इस बात को, ताकि लोग इससे हर्ट ना हो। एज अ टैटू आर्टिस्ट भी, चीप टैटू आर्टिस्ट जो होते हैं, या इसको कहें जो सस्ते में टैटूज बना देते हैं, 500 रुपये में, 1000 रुपये में, आई डोंट नो सस्ता है उससे क्या है, बट मैं एक नंबर्स आपको दे रहा हूँ जस्ट फॉर द जनरल। क्या वो सारी चीजें, हाइजीन हो गई, क्लीननेस हो गई, सेफ्टी हो गई, क्या वो उस चीज को मैनेज कर सकते हैं इतने कम पैसों में? इसके बारे में आपका क्या टेक है? भैया डिपेंड करता है आदमी की इंटेंशंस के ऊपर भी। पहली चीज़ तो, अगर जैसे अब हम भी ट्रेनिंग पीरियड में थे जब मैं भी सीख रहा था उस टाइम पे, तो मैंने भी काफ़ी सस्ते में टैटूज किए। लेकिन जैसे जैसे आदमी का एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, जैसे जैसे कमाना शुरू करता है और एक्सपीरियंस होता है सारी चीज़ों का ना, स्किल्स डेवलप होती हैं, तो समझ में आती है चीज़ों की वैल्यू। और इतने कम पैसे में अगर आप ऐसे देखा जाए तो हाइजीन मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती, मतलब कई सारे लोगों के लिए। तो वही अगेन इंटेंशंस की बात है। अगर आदमी अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए अपने लिए काम कर रहा है तो वो कर सकता है सारी चीज़ें मेंटेन। लेकिन अगर वो उसका सोर्स ऑफ इनकम वो पैसा कमाने के लिए सिर्फ उसके माइंड में है ना कि मुझे सस्ती ऑडियंस कैटर कर लेनी है, और जो कम पैसा दे, दो 500 दे, जो 1000 दे, उसका भी बना देंगे, तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं वो फिर हाइजीन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होगा। क्योंकि जो पैसा होता है ना, क्लाइंट से जो हम लोग पैसा लेते हैं वो खुद किस चीज़ के लिए लेते हैं, एक तो सर्विस के लिए लेते हैं, क्वालिटी के लिए लेते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस के लिए लेते हैं, जो उसका एक्सपीरियंस है, डिज़ाइनिंग के लिए पैसा लेते हैं कि हम लोग के एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में है और वो हम कितना अच्छे उसको दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पैरामीटर्स में फ़र्क तो आएगा अगर वो प्राइस में इतना ज़्यादा गैप होता है तो। या तो क्वालिटी में डिफरेंस होगा, काम की क्वालिटी में डिफरेंस होगा, एक्सपीरियंस में डिफरेंस होगा। जितना अच्छा एक्सपीरियंस आप जितना अच्छा पे करेंगे, आपको उतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है स्टूडियो पे, मतलब उस हिसाब के स्टूडियो पे आपको एक्सपीरियंस मिलता है। तो करण भाई, इस पूरे एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि आपने 7 कंट्रीज में ट्रैवल के साथ साथ कन्वेंशन भी किया हुआ है, टैटू कन्वेंशन जिसे कहते हैं। उसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए। आपको वर्ल्ड के बारे में क्या एक्सपोजर मिला, आर्टिस्ट के बारे में, आर्ट फॉर्म के बारे में, वो एक्सपोजर कैसा था? देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि मैंने ज़्यादा सीखा टैटू कन्वेंशंस में से है। मतलब मैं कन्वेंशन में जाता हूँ और मुझे जिस आर्टिस्ट का काम अच्छा लगता है, मैं पूरे दिन भर उसके बगल में खड़ा रहता हूँ, उसको काम करते हुए देखता हूँ। तो ये चीज़ से मैं ज़्यादा सीखा हूँ। इंडिया में तो मैंने ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स में जितने कन्वेंशंस होते हैं, मैं सभी अटेंड करे हैं। और फिर उसके बाद से मुझे मौका मिला, जब थोड़ा पैसा कमाना स्टार्ट किया, तो मुझे मौका मिला इंटरनेशनली एक कन्वेंशंस को एक्सप्लोर करना। थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, नेपाल, इन सब जगहों पे मैंने टैटू कन्वेंशंस अटेंड करे और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। मतलब सिर्फ एक वो बाउंड्रीज जैसी नहीं रह जाती है तुम्हारे चारों तरफ कि इतना हो गया तो सिर्फ यही हो गया तुम्हारा वो। लेकिन आगे चल के मतलब बहुत सारी चीज़ें फिर नई सीखने को मिलती है इन कन्वेंशंस में से। हर आर्टिस्ट का अपना अपना स्टाइल होता है, उनके तरीके अलग होते हैं करने के। इंडियन टैटू आर्टिस्ट और फॉरेनर्स टैटू आर्टिस्ट का कुछ ऐसा आपको डिफरेंस दिखता है? चाहे वो टेक्नोलॉजी के ऊपर हो, सोच के ऊपर हो, फॉर्म के ऊपर हो, मशीनरीज के ऊपर हो, वो डिफरेंस? इक्विपमेंट्स, मशीनरीज और इन सब चीज़ों में कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मशीन्स उनको अवेलेबल होती है वो इंडिया में भी हम लोग को इजीली मिल जाती हैं। इंक नीडल्स क्वालिटीज़ ऑलमोस्ट सेम होती है और सेम ब्रांड्स ही होते हैं ऑलमोस्ट, जो वर्ल्ड वाइड सप्लाई होते हैं हर जगह पे। माइंडसेट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो मैंने चीज़ नोटिस करी कि जैसे फॉरेन, अब हम लोग हैं इंडियन आर्टिस्ट, हम कमर्शियल आर्टिस्ट हैं, हमें हर तरीके के काम करने पड़ते हैं। लेकिन फॉरेन में मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि कोई भी एक आर्टिस्ट है वो सिर्फ एक फील्ड को स्पेशलाइज करता है, तो उसका पोर्टफोलियो पूरा उसी फील्ड का होता है। उसके पास क्लाइंट उसी तरीके के टैटू बनाने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ज्योमेट्रिक पसंद है तो मेरे पूरे पोर्टफोलियो सिर्फ ज्योमेट्रिक टैटूज होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। मेरे पास जो क्लाइंट्स आएंगे वो सिर्फ ज्योमेट्रिक टैटूज ही करवाएंगे। और फॉरेन कंट्रीज़ में खैर टैटू आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट ज़्यादा है, उनकी वैल्यू ज़्यादा है, पैसे अच्छे मिलते हैं।
ये सारी चीज़ें हैं। तुम क्या ये मैं क्या क्या इस बात से ये भी कहीं ना कहीं एक एक्सप्रेशन है कि क्योंकि शायद पैसे की कमी है, अगर मैं डायरेक्टली बोलूं, उन बाहर पैसे की शायद इतनी ज्यादा लोगों के पास कमी ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी नहीं है। इंडिया में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, हमें पैसे कमाने की जरूरत है रोजमर्रा के लिए, सारी चीजों के लिए। तो ये भी डिफरेंस है, क्योंकि क्यों मैं पूछ रहा हूँ, मैं बहुत बता देता हूँ आपको। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर आर्टिस्ट को सब तरह का काम करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द फुलफिलिंग अपनी रिक्वायरमेंट्स पैसे कमाने के लिए ना। शायद वहां पर इतनी जो आर्टिस्ट हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस की बात कर रहे हैं, हम जनरलाइज नहीं कर रहे हैं, शायद वहां पर इतना पैसे की कमी नहीं है कहें, या फिर हो सकता है, ये भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन एक माइंडसेट वाली बात भी होती है ना। फॉरेन कंट्रीज़ में मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जो क्लाइंट्स हैं, उनको एकदम परफेक्ट चाहिए, उनको प्राइस उनके लिए कोई वैरी नहीं करता है। उनके लिए चीज़ है कि मैं पोर्ट्रेट करवाऊँगा तो मैं उसी से कराऊँगा जो इस चीज़ में स्पेशलाइज़ करता है। इंडिया में अभी क्लाइंट का माइंडसेट वैसा नहीं है। इंडिया में ऐसा माइंडसेट है कि भाई पोर्ट्रेट हो जाए, कोई भी बना दे। टैटू आर्टिस्ट होगा, उनको पता ही नहीं डिफरेंस इतना कि भाई हर आर्टिस्ट हर चीज़ को स्पेशलाइज़ नहीं कर सकता। जैसे मेरा स्पेशलाइजेशन पोर्ट्रेट्स वगैरह में, तो मैं पोर्ट्रेट्स बहुत अच्छे कर सकता हूँ। कोई और दूसरा आर्टिस्ट है वो लाइन आर्ट अच्छे करता है, तो हो सकता है वो पोर्ट्रेट उतने अच्छे ना करे। तो इंडिया में ये वाली चीज़ है, तो लोग परफेक्ट नहीं ढूंढते हैं, वो ज़्यादातर थोड़ा मैंने चीज़ नोटिस करी है कि थोड़ा सस्ता ढूंढते हैं, अफोर्डेबल ढूंढते हैं, अच्छी सारी चीज़ होती है। क्या ये जो टैटू का जो ये फैशन के साथ जो कनेक्शन हुआ या टेक्नोलॉजी के साथ में, क्या ये इसलिए भी है कि बाहर काफी पहले से हो रहा था और इंडिया में बाद में आया, कुछ ऐसा ऐसा कुछ हाँ बिल्कुल, ये सिग्निफिकेंट है इसका? बिल्कुल ऐसी ये चीज़ भी है। बाहर की कंट्रीज में ये चीज़ें ज़्यादा एडवांस हो गई थी पहले, इंडिया में चीज़ें अब जाके एडवांस होना स्टार्ट हुई है। अब एक सामने एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज करने वाला हूँ मैं आपसे, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। ठीक है। और आपसे मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ, सिर्फ मैं ऊपर ऊपर से बात नहीं करना चाहता हूँ। आप अभी ग्रो कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, स्टूडियोज हैं आपके दो, और मेडिकल इंडस्ट्री में अब देखा जा रहा है कि रोबोटिक सर्जरी हो रही है, जो कि लाइफ एंड डेथ का मामला है। और उसी से रेट में कर रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि एआई आप सब कुछ करने वाला है कुछ सालों में, 10 15 20 50 साल जो भी हैं। टैटू इंडस्ट्री का क्या होगा या क्या होने वाला है, कि क्या आपको लगता है कि क्या इम्पैक्ट होगा आर्ट फॉर्म में, इस टैटू इंडस्ट्री में? क्योंकि मुझे लगता है ये भी कुछ सालों में शायद हम जाएंगे, मशीन में डिजाइन डालेंगे, मशीन में हाथ डाला एंड देन टैटू बन के आ जाएगा। मैं सीधे जाके अपने लिए डिज़ाइन नहीं कर सकता ना। मतलब मुझे एक आदमी चाहिए जिसको उसके कंपोजिशंस की नॉलेज हो, प्रोपोर्शंस की नॉलेज हो, और डिफरेंस तो आएगा। तो उसको चलाने वाला जो एक आदमी है, उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो मैं उस चीज़ में स्पेशलाइज़ करना चाहिए। मेरी इंडस्ट्री में मुझे अभी ऐसा लगता है कि अभी टैटूइंग को इतनी जल्दी तो टेक ओवर नहीं करने वाला है, क्योंकि अगर आप लॉजिकली भी देखोगे तो 3 घंटा एक मशीन में हाथ डालना बहुत डिफरेंस चीज़ होती है। और टैटू आर्टिस्ट के साथ बैठ के मैं आपके पेन को समझ रहा हूँ, आपके इमोशंस को समझ रहा हूँ, तो हम शायद उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अभी एआई हमारी हेल्प करता है, क्योंकि डिज़ाइनिंग में जहाँ पे हमारा एक ब्लैंक स्पेस आ जाता है, वहाँ पे एआई थोड़ा और ऑप्शंस खोल देता है। तो ये सारी चीज़ें अभी एआई हमारे लिए बेनिफिशियल है। आने वाले टाइम पे भी मुझे लगता है कि अगर मशीन भी होगी, तो एक ऑपरेटर तो चाहिए होगा उसको, जिसका माइंडसेट आर्टिस्टिक होना चाहिए। जब टैटू बनाने जब कोई आता है, और जैसे रीजंस के कारण आता है, कोई फैशन के कारण, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे लोग बड़े डेप्थ रीजन से भी आता है, कि इमोशनल बैगेज लेके भी आता है। ब्रेकअप्स हो गया, लॉस ऑफ फैमिली मेंबर्स हो गए, भाई उनके फेस बनाने आते हैं, नाम लिखाने आते हैं। जब कोई किसी का काफी समय बाद बच्चा हो रहा है, या फिर कोई कोई नया फादर बन रहा है, मदर, वो कराते हैं कुछ कुछ। तो एक बड़ा इमोशनल बैगेज, इमोशनल बॉन्डिंग, सॉरी बैगेज इज द रॉन्ग वर्ड, बॉन्डिंग बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए, एक्सप्रेशन ऑफ लव के लिए। तो जब हम ऐसा कुछ करने जाते हैं, तब हम चाहते हैं कि ह्यूमन कोई हमारे साथ हो, जिसका हम स्टोरी शेयर करें, वो एक रिलेशन क्रिएट हो। वो ऐसी कोई स्टोरी, एक तो ये एआई का एक मैं काउंटर भी कह रहा हूँ एक तरीके से, कि शायद वो एआई इमोशन में मिसिंग करेगा। और दूसरा मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास कुछ ऐसी इमोशनल स्टोरीज हैं जहां पर लोग आए हो और लोगों ने आपके साथ एक्सप्रेस भी करा हो सकता है ना भी करते हो, लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग तो करते ही होंगे कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, ब्रेकअप हुए। लखनऊ में एक क्लाइंट थी मेरी, तो उनका मैं टैटू कर रहा था। तो उनके ब्रदर की डेथ हो गई थी कुछ टाइम पहले, तो उन्होंने अपने भाई के सिग्नेचर जो थे ना, तो उसका टैटू करवाया था। तो जो उनके सिग्नेचर थे, मैंने तो पूरे एज इट इज सिग्नेचर्स कर दिए थे वो टैटू। तो वो इतना ज़्यादा रोने लग गई थी, बिल्कुल हक कर करके रोने लग गई थी। और आज तक उनके मुझे मैसेजेस आते हैं। मतलब मैं अपना बर्थडे भूल जाऊंगा, वो मैम नहीं भूलती हैं, ठीक है। और हाँ, और मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी तक उनको याद रहती है। मतलब इतना इतना ज़्यादा वो हो जाता है ना। हाँ, कि उनको लगा कि मतलब इसने मेरे भाई के एग्जैक्ट सेम टू सेम टैटूज मेरे हाथ पे कर दिया, सिग्नेचर कर दिया। तो वो वाली चीज़ होती है। जब मैं भी लखनऊ भी छोड़ के गया, तो मतलब काफ़ी सारे लोग आए, वो मेरे लिए गिफ्ट सिप्स लेके आए, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो वो सारी वो एक इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ मार्केट में काफी सारे मिथ होते हैं हमेशा के। नेट पे जाओ, मैंने रिसर्च की तो भी आ रहे हैं, हम कुछ डाल रहे हैं तो टैटू कराने से स्किन खराब हो जाती है, टैटू कराने से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं,
कैंसर जैसी बीमारी के बारे में भी इसके साथ रिलेशन है, HIV का रिलेशन है क्योंकि निडल्स इन्वॉल्व हैं। तो इनमें से क्या क्या चीज़ें हैं आप बताइए खुल के कि भाई क्या क्या हो सकता है, क्या ध्यान रखें, किस चीज़ के चांसेस हैं, क्या ये सच्चाई है इसमें थोड़ी बहुत भी, तो उसके बारे में बताइए ताकि लोग इसके बारे में एजुकेट हो सकें। देखिए, टैटू से कैंसर होता है ये तो कम्प्लीटली मिथ है, टैटू से कैंसर नहीं होता है, ठीक है। अब अगेन वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे करवा रहे हो। HIV वाली जैसी भी आपने बात कही, अगर अनहाइजीनिक स्टूडियो है, मेले में आप टैटू करवा रहे हो, सेम नीडल सब पे यूज़ कर रहे हैं, मेले में तो नीडल तो छोड़ो, वो टिश्यू पेपर से आप मेरा ही ब्लड पोंछा और फिर उसी टिश्यू पेपर से या उसी कपड़े से दूसरे का भी ब्लड पोंछते हैं, तो 100% चांसेस आपको इन्फेक्शन होगा वहाँ पे, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है, आपको अगर आप हाइजीनिक स्टूडियो में कराते हो, सेफ एनवायरनमेंट में कराते हो, सारी चीज़ें एकदम क्लियर है, आपको कोई इन्फेक्शन, कैंसर कुछ नहीं होने वाला है। एज अ क्लाइंट क्लाइंट हमें भी ध्यान देना है कि ये जो चीज़ें आपने बताई है, हाँ जी। और मैं होप करता हूँ कि लोग इसको सुने और समझे भी जो भी टैटू कराने जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक ब्लड डोनेशन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, कि आप टैटू कराया अगर आपने तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। क्या बिल्कुल। इसका कुछ है देखिए, साइंटिफिक प्रूफ? ये भी एक मिथ है। ब्लड डोनेशंस के जो ब्लड बैंक के जो स्टैंडर्ड्स थे ना, वो आज से काफ़ी साल पहले बने थे, और वो स्टैंडर्ड्स बने थे मेले वाले टैटूज़ के लिए। जिन्होंने मेले में टैटूज़ कराया है, उनका ब्लड वो लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। मेरे कुछ क्लाइंट हैं जिन्होंने आज टैटू बना के 2 दिन बाद भी ब्लड डोनेट किया था, अच्छा, ठीक है। आप ब्लड बैंक को अगर वैसे अभी भी गाइडलाइंस है कि 3 महीने 6 महीने तक आप नहीं कर सकते हो, किसी जगह 3 महीने की, किसी जगह 6 महीने की गाइडलाइंस है। लेकिन अगर आप उनको बताते हो कि आपने प्रोफेशनल स्टूडियो में बनवाया है, सब कुछ हाइजीन के साथ किया है, सब फ्रेश नीडल सारी चीज़ें, तो हो सकता है वो एक्सेप्ट भी कर ले। लेकिन 3 महीने बाद, 6 महीने बाद तो 100% एक्सेप्ट होगा। गवर्नमेंट जॉब को लेके भी लोगों के मन में मिथ रहता है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, ये सारी चीज़ें। लेकिन डिफेंस में प्रॉब्लम होती है, बाकी ऐसे किसी गवर्नमेंट सेक्टर में टैटूज़ को लेके कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती मैंने भी है। सुना था कि ये इसी सेम पॉइंट पर डिस्कशन हो रही थी हुँ। कि अब्रॉड में, फॉरेन्स में जो पुलिस वाले होते हैं सब होते हैं, उनके सबके टैटूज होते हैं, सबके ओपन वो रखते हैं, यहाँ पर हाँ। दिख रहा है उनका। तो हमारी हमारी पुलिसिंग को भी, हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, ओपन कर देना चाहिए। सही बात। नहीं, या तो आप सही कह रहे हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट क्योंकि रूल है, हुँ। अब जब रूल है तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। भाई गवर्नमेंट जॉब अगर मुझे लेनी है तो बेसिक रूल फॉलो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए कि भाई कहाँ पर वो क्या चीज़ कर। सबसे ज़्यादा हमारे क्लाइंट्स तो फौजी हैं, टैटू करवाने वाले। टैटू जॉब लगने के बाद वो फौजी टैटू बनवाने आते हैं। अच्छा, ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है ना, आदमी का वही करने का सबसे ज़्यादा मन करता है। डिफेंस में आर्मी वालों को टैटूज़ के लिए मना किया जाता है, लेकिन जब उनकी भर्ती हो जाती है, हमारे काफ़ी मतलब अच्छा क्लाइंट बेस जो है वो आर्मी वालों का है, वो टैटूज़ करवाने आता है। उत्तराखंड में भैया कुमाऊं, बिल्कुल। वो आपका रेजिमेंट है, आपकी वो गढ़वाल रेजिमेंट है, गढ़वाल उसका रेजिमेंट। मुस्तरफ ही है, तो इसलिए भी एक रीजन रहता होगा। बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट। करण भाई, एक टर्म है कवर अप टैटू, जिसे आप हुँ, कुछ भी नाम दे दीजिए, बट मैं टर्म इंटरनेट से लेकर आया हूँ अभी। हुँ, जैसे दीपिका पादुकोण ने पहले रणबीर कपूर को टैटू कराया था, कवर अप कराया, हुँ। ऐसे ही मेरा एक ब्रदर था, उसने मेले में कराया था 90 रुपए का टैटू, यहाँ अच्छा। का इतना बड़ा, हाँ। काफी 2007 की बात है। फिर टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो हुँ। बाद में उसने कवर अप करा के काफी अच्छा टैटू बनाया। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि इसका सिर्फ ये नहीं कि कवर अप टैटू हो रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आर्टिस्ट उस खराब टैटू को भी, चलो ये तो एक नाम था या कोई और चीज, खराब टैटू को अच्छा बना बना भी सकते हैं टैटू आर्ट, अगर आर्टिस्ट में दम है तो। हुँ। इसके बारे में कोई बताइए, कोई स्टोरी आपके पास, या आपने कोई ऐसा अच्छा कहीं से किसी ने जगह से कराया, खराब हो गया, फिर बाद में आकर उसने अच्छे से कवर अप कराया और बिल्कुल एकदम डिफरेंट बन गया। कुछ ऐसी स्टोरीज हैं आपके पास में कवर बहुत अप? सारी स्टोरीज़ है कवर अप टै बल्कि हमारे स्टूडियो में तो सबसे ज़्यादा क्लाइंट कवर अप टैटूज़ के लिए आते हैं, कवर करवाने के लिए आते हैं, और हमारे स्टूडियो में आर्टिस्ट मतलब अच्छे से स्पेशलाइज़ भी करते हैं कवर अप टैटूज़, और इनफैक्ट मुझे भी पसंद है कवर अप टैटूज़ करना। क्या क्या कैसे कैसे कवर अप, कैसे कैसे टैटूज होते हैं पुराने वाले जो कवर अप कराने आते हैं, उनके बारे ज़्यादातर लोग नेम टैटूज़ कवर अप करवाने के लिए आते हैं, दूसरे लोग जो आते हैं सबसे ज़्यादा वो सस्ते टैटूज़ करवा लेते हैं कहीं पे। जैसे हमारे वहाँ रेट पता किया 10,000 है, कोई आदमी 2,000 का बना रहा है, तो उनको लगता है कि भाई ये तो लूट रहा है, 2,000 वाले से बनवा लेते हैं, फिर 20,000 हमें देते हैं उसको कवर करने का। तो ये वाली चीज़ें होती है, इस टाइप के क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा, एक और मैं सवाल ऐड कर रहा हूँ, सेम सेम ऑलमोस्ट इसी चीज को टच करता हुआ सवाल है मेरा ना। ये पूरा हैंड जला हुआ है, हुँ, हुँ, तो पहले तो पूरा नीचे तक था, हुँ, बट धीरे एज के साथ मैं बहुत छोटा 3-4 साल का था, करते करते मैं ऊपर तक मेरा ये इतना पार्ट है। हुँ, तो अब मेरी काफी ज्यादा बर्निंग है, हुँ। 80 और 90% तक की बर्निंग है, मेरी सॉलिड बर्निंग है। क्या आपने कोई बर्निंग का कवर अप किया है? बहुत ज़्यादा इस टाइप को इसको फिजिकल हीलिंग टैटूज बोलते हैं, जैसे ये हो गए, और किसी के विटिलिगो वाइट्स के पैचेस होते हैं पूरे स्किन में, उसको कवर अप करना होता है, किसी के स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो करना हुआ, किसी के ब्लेड्स के कट के मार्क्स होते हैं उसको कवर करना हुआ। तो ये सारी चीज़ें भी हमने बहुत करी है, हमारे स्टूडियो में आते रहते हैं इस टाइप के क्लाइंट्स, और पूरा हाथ पूरा बर्न था उनका, तो उनके उसके हाथ के ऊपर ईगल बनाई थी हमने, और काफ़ी अच्छे से वो कवर हो गया था, वो बहुत खुश हुए थे उसके बाद वो, क्योंकि जिस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे, अनकॉन्शियस होते थे, भाई और बिल्कुल, वो ये मैं चीज़। बिल्कुल इसी से रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं सैंडोज वगैरह हाँ, अवॉइड करता हूँ। लेकिन अभी उसी जगह पे आपका टैटू बन जाएगा और वो अच्छा दिखेगा, तो आप वही आपकी एक ताकत बन जाएगी ना, मतलब आप सैंडो पहन के भी आप फ्लॉन्ट कर सकते हो अपने टैटू को, तो ये चीज़ है।
तो ये तो आपने मुझे बहुत सी चीज़ है, मेरे पर्सनल है, मैं काफ़ी सालों से सोच रहा हूँ कि मेरा बर्थडे है तो कैसे करूँ, हालांकि मैं नहीं कराया मैंने टैटू, बट मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ है कि इसको मैं कवर अप कराऊँ ताकि वो टैटूज के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी हैं, ऑलरेडी हम सारी बातें कर ही रहे हैं। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है जिम और एजिंग। बिल्कुल यानी जिम जाने से आपके मसल्स वो होते हैं, ग्रो करते हैं, एक्सपेंड करते और एजिंग में आपके मसल नीचे आते हैं। हैं। तो दोनों में ही टैटूज में कितना फर्क आता है, कितना इम्पैक्ट पड़ता है इसका? देखिए जिम वाले से भी फर्क ये पड़ता है कि अगर जैसे आपके टैटूज में अगर आपने बहुत ज्यादा गेन कर लिया, हाँ। जैसे अब 4-5 इंचेस आपने गेन कर लिया, तो हो सकता है आपके उसमें टैटू में छोटे छोटे गैप्स आने लगे और वो रीटच करके आप वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा इतना ज्यादा पॉसिबल होता नहीं है। अब आदमी नॉर्मल कितना 1-1.5 इंच ही गेन कर लेगा, उसमें टैटू में कोई डिस्टॉर्ट नहीं होता आपका टैटू। नहीं, नॉर्मल जिनिंग अगर आप नॉर्मल गेनिंग है आपकी तब इतना फर्क नहीं है, कोई बट फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गेनिंग होगी तब दिक्कत। हाँ अभी देख तो ये भी कह सकते हैं ना कि अगर मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ या अभी मैंने शुरू किया है और मैं थोड़ा सीरियस ले रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा रुक के कराना चाहिए। नहीं, मेरे को नहीं लगता ऐसे इतना ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है आपके टैटू में। बहुत ज्यादा मतलब आप इतना आता है आपको, इतना ज्यादा हो जाएगा तब थोड़ा बहुत गैप्स आ सकता है। ऐसा केस बनने रेयरली होगा, बहुत रेयर एक्सेप्शन। हाँ वही ना, बहुत ज्यादा। और एजिंग का क्या इम्पैक्ट आता है? एजिंग का इम्पैक्ट तो होगा। अब देखिए एजिंग का भी इम्पैक्ट ये है ना, अगर आपका सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है आपका टैटू फेड होगा। अगर आपका सन एक्सपोजर ज्यादा नहीं है आपका टैटू सही रहेगा, उसको फिर वो फेडिंग के चांसेस नहीं होते हैं। फेड होना का है मेन रीजन सर एक्सपोजर से कनेक्शन। ये भी लोगों के अंदर मिथ है कि दारू पीने के बाद पेन नहीं होता है, लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दारू की पीने के बाद पेन होता है, उतना ही पेन होता है। और उल्टा तुम ऐसी हरकतें करते हो कि आर्टिस्ट बहुत इरिटेट हो जाता है। दूसरा, अल्कोहल के बाद ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है, तो टैटू करते टाइम आप ब्लीड भी उतना ही ज्यादा कर सकते हो। करेक्ट, ये बात इंपॉर्टेंट बात है जिसको मैं एग्री भी करूंगा। प्लस मैंने ये भी देखा था कि जब मैंने एक छोटा सा टैटू यहाँ पे कराया, काफी साल पहले कराया था स्कूल के टाइम पर, और उन्होंने हमें बोला था कि आप 24 घंटे पहले, ऐसे कुछ 12 घंटे पहले आप ड्रिंक नहीं करेंगे, ऐसी हाँ। 2-3 कुछ चीजें बताई थी। तो आप भी कोई ऐसी गाइडलाइंस? हाँ बिल्कुल, 24 आवर्स बिफोर एंड आफ्टर योर टैटू यू कैन ड्रिंक। अच्छा, ओके, तो ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है बेसिकली। तो करण भाई, अभी तक की जो भी हमारी डिस्कशन है, इट्स वेरी नाइस। अभी तक हमें सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल रही हैं जो अभी तक अनकवर थी मेरे लिए भी और शायद ऑडियंस के लिए भी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने शुरुआत में कही थी, वो आपने कहा था कि आप चाहते हैं कि आप अपनी स्टेट में जाके लोगों को एजुकेट करें, एक सही डायरेक्शन मिल पाए जो करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ मैं बात करना चाहूँगा आपकी एकेडमी के बारे में। आपकी जो एकेडमी है, आप देहरादून और हल्द्वानी। हल्द्वानी दोनों जगह आप करते हैं। आपकी एकेडमी के बारे में बताइए कि आपकी एकेडमी का स्ट्रक्चर क्या है, फीस अगर आप बता सकते हैं तो वो बता दीजिए, स्टूडेंट्स के बारे में बता दीजिए, प्रोसेस के बारे में, और वो करने के बाद एवरेज स्टूडेंट आपकी कितनी इनकम कर पा रहा है, क्या उसकी फ्यूचर ग्रोथ है, कोई प्रीवियस स्टूडेंट भी हैं उनके बारे में भी थोड़ा बताइएगा, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं क्या? देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे टैटू सीखने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, और क्योंकि इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं था टैटू इंडस्ट्री में एंटर करना, तो इसलिए मैंने यही सोचा था कि मैं टैटू अपनी एकेडमी खोलूंगा तो उत्तराखंड में खोलूंगा। और ये भी चीज़, मेरा एक मोटिव ये भी रहता है कि मैं उत्तराखंड को बाहर मतलब प्रमोट कर सकूं, लोगों को बता सकूं, क्योंकि मैं कन्वेंशंस में जाता हूँ और कई बार इंडिया में ही कन्वेंशन में मुझसे लोग पूछते हैं कि अच्छा भाई उत्तराखंड में भी टैटूज बनते हैं, बल्कि हमारे वहाँ बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं लेकिन किसी को उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है अभी। तो वही चीज़ मेरे माइंड में भी रहता है कि मैं चाहता था कि उत्तराखंड के आर्टिस्ट को भी लोग आगे पहचाने, इसलिए मैंने उत्तराखंड में टैटू अकेडमी खोली। अब बात रही कि ट्रेनिंग फीस प्रोसेस की, तो शुरू शुरू में मैंने ये सोचा था, शुरू शुरू में ऐसा करता था कि मैं किसी भी मतलब जो आदमी थोड़ा सा मुझे लगता था कि जो टैटू सीखना चाहता था मैं उसको रख लेता था। अब हालांकि वो चीज़ थोड़ा सा मैंने स्ट्रिक्ट कर दिया है। टैटू सीखना है आपको तो एटलीस्ट तुम्हें मेरे पास 100 स्केचेस लेके आने पड़ेंगे। वो स्केचेस भले ही तुम कुछ भी सर्कल बनाओ, पेड़ पौधे कुछ भी बनाओ, लेकिन अगर तुम 100 स्केच लेके आते हो तो समझ में आता है कि ये लड़का पैशनेट है। क्योंकि ये चीज़ एक दो बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि थोड़ा सही लड़के नहीं आए टीम में, तो उससे पूरा स्टूडियो का माहौल खराब हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये चीज़ रखी है कि कम से कम तुम्हें 100 स्केचेस टैटू आने से पहले, स्टूडियो आने से पहले तुम्हें मेरे पास लेके आने पड़ेंगे। तो ऐसा है, अगर आप वो स्केचेस लेके आते हो तो उसके बाद से आप हमारी टीम में ज्वाइन कर सकते हो, ट्रेनिंग कर सकते हो। फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉमिनल फीस है 1,35,000 अभी फीस है। 5 मंथ्स का कोर्स रहता है और उसमें हम लोग टैटू मशीन, सारे इक्विपमेंट्स, हर एक चीज़ स्टूडियो की तरफ से रहता है, मतलब उसके अलावा कोई और खर्चा नहीं रहता है। बात करें स्टूडेंट्स की, तो अभी तक का मैंने जितने लड़कों को सिखाया है, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट मेरे साथ ही काम कर रहे हैं, हमारे स्टूडियो में ही से ही सब लोग जुड़े हुए हैं, अच्छा कमा रहे हैं। और कुछ एक मेरे स्टूडेंट थे कनाडा में, उन्होंने अपना कनाडा से आए थे, तो उन्होंने अपना कनाडा में सेटअप कर लिया है। अच्छा। हाँ, और कुछ है किसी ने अपना स्टूडियो खोला है। अभी फिलहाल बाहर जॉब
शायद ही कोई कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर लड़के मेरे साथ ही काम कर रहे हैं। कोर्सेज मैंने कर, मान लीजिए किसी ने कोर्स करा आपके यहाँ से, तो कुछ क्या आप कुछ फिगर आउट दे सकते हैं कि भाई एवरेज सैलरी वो करने के बाद इतना उसका लग जाएगा, कहीं भी जाए हो जाए? हाँ। देखिए, टोटल डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर, आपके पोर्टफोलियो के ऊपर और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। जितने साल का तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा और स्किल्स साथ साथ में इम्प्रूव होती रहेगी, तो तुम्हारा सैलरी बढ़ती रहती है। एक एवरेज आर्टिस्ट जिसको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, 2-3 साल में 25-30 हज़ार 35 हज़ार रुपये कमा सकता है। जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वो उसके हिसाब से सैलरी बढ़ती रहेगी। साथ में एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा जो हम मिस आउट कर गया मैं पूरी कॉन्वर्सेशन में, वो ये था कि एज अ टैटू आर्टिस्ट जब आप टैटू करते हैं तो आपके पास कई तरह की डिफरेंट रिक्वेस्ट आती होंगी, ऐसा करना है ऐसा करना है। अभी तक का सबसे लंबा टैटू कह ले, महंगा कह ले, डिफिकल्ट कह ले, इंटरेस्टिंग कह ले, कुछ ऐसा कोई बताइए जो आपने बनाया हो, आपको मजा भी आ रहा हो, टाइम भी लगा हो, और एंड में अगर आप कॉस्ट ऐड घट सकते हो तो वो हमारे लिए बहुत सही रहेगा। अभी रिसेंटली मैंने एक फुल बैक टैटू किया था, उसमें मुझे ऑलमोस्ट 3-4 दिन लग गए थे, चौथा दिन भी था उसमें इंक्लूडेड, थोड़ा सेशन उसमें लगे थे और कंटिन्यूस 4 दिन लगे थे उसमें। मतलब वो 4 दिन तो समझ लो लाइफ से गए, क्योंकि सुबह 10 बजे आते थे, शाम को 10 बजे जाते थे घर सीधे सोने के लिए, और फिर अगले दिन आके वही शुरू करते थे। तो वो मैंने एक बैक पीस बनाया था और मज़ा भी बहुत आया उस टैटू को करने पे। तो वो किया था, वो काम थोड़ा टफ भी था, इंटरेस्टिंग भी था, वो क्या टायर्ड भी। थोड़ा डिजाइन बताएंगे क्या बेसिकली क्या था वो? उसमें ऊपर एक गॉड थे, ग्रीक गॉड थे उसमें, और नीचे से उसमें एक डेविल था। तो ऐसा कुछ कंसेप्ट था उसमें। अच्छा, ओके। इसमें मेरे को जैसे आपने बताया तो 4 दिन थे, तो वो सोते कैसे थे आप, फ्रंट करके? हाँ, चेस्ट के बाद। और कितने दिन रिकवरी में लग रहे होंगे उनको उसके बाद? 15 दिन, लगभग 10-15 दिन। बहुत ज़्यादा खुश हुआ, मैं खुद सेटिस्फाई हो गया था। मतलब वो काम देखिए, मतलब मुझे लगा सेटिस्फैक्शन की भाई बनाया है कुछ। तो जब टैटू बन जाता है ना, फिर वो सारी थकान खत्म हो जाती है। मैं ऑडियंस को जरूर वो टैटू दिखाएंगे, स्क्रीन पर हम उसको शो कर देंगे तो आपको पता लगेगा क्या चीज़ है, वीडियो भी दिखाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर इसकी कॉस्ट अप्रॉक्स बताइए कुछ हमें कॉस्ट। देखिए, वो तो एक तरह से डिस्काउंटेड प्राइस ही था। मतलब उतने बड़ा टैटू अगर वैसे करते तो उसका ज़्यादा ही प्राइस लगता। वो उस टाइम पे मैंने 1,30,000 का किया था। ओके। तो अगर वो वैसे करता, अगर इंचेस के हिसाब से, अर्ली बेसिस के हिसाब से करता, तो प्राइस ज़्यादा ही आता। वो बस ये था कि मुझे अपने पोर्टफोलियो के लिए भी ऐड करना था, तो डिस्काउंटेड प्राइस। जब से हम बातचीत कर रहे हैं, जब से आप आए हो करण भाई, मैं देख रहा हूँ आपके टैटूज पूरी आपने कराए हैं, और आप बता रहे थे स्टोरी में अपने कि आपने खुद से भी टैटू करे हैं। जी। तो कुछ थोड़े बहुत अपने टैटूज के बारे में बताइए और स्टोरी बताइए, कब खुद से करे या कराए, क्या है? तो देखिए, वो एक फेज के हिसाब से माइंडसेट होता है। जैसे जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल था और बहुत पैशनेट था। तो ये इससे नीचे के टैटूज हैं, ये कुछ उसी तरीके को डिस्क्राइब करते हैं, उस फेज को डिस्क्राइब करते हैं मेरे। अच्छा। ये मैंने अपने हाथ से खुद ही बनाए थे, क्योंकि मेरे टाइम पे सीखने के लिए स्किन पैड नहीं होता था, और यार दोस्त के भी मुझे डर लगता था कि यार कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैंने सब अपने हाथ पैरों में प्रैक्टिस करी। ये जो आगे टैटू है क्या है, कुछ जो बताएंगे? फ्रंट साइड टैटू बना है, ये क्लॉक है, और ये दिखाता है, इसमें लिखा हुआ रिस्पेक्ट द पास्ट, क्रिएट द फ्यूचर। तो वो उस चीज़ का कि पास्ट में जो चीज़ें भी मैंने सीखी हैं उसकी इज्जत करो, जो भी भले ही गलत हुआ हो, बुरा हुआ हो, और उसको एक बेस लेके अपना करियर बनाओ, आगे बढ़ो, वो वाली चीज़ थी। पीछे मैंने अनस्टॉपेबल लिखा था, वही है क्योंकि मैं बहुत पैशनेट था और मुझे पता था कि मतलब करना है, और आग रहती थी ना अंदर टाइम में, तो वो अनस्टॉपेबल लिखा था कि मैं कभी लो भी फील करूँ तो इसको देखूँ, फिर आगे बढ़ूँ वाली चीज़। तीसरा, ये मॉम डैड के लिए मैंने यहाँ पे बनाया था, बस प्रैक्टिस करनी थी, तो ये डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा था। उन्होंने भी मेरे लिए बहुत सैक्रिफाइसेस किए, तो ये टैटू मैंने उनके लिए किया था। फिंगर्स पे होप लिखा हुआ है, एक उम्मीद थी, आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें को लेके आए। तो सर ये ऑल टैटूज जो हैं वो सारे एक पैशन, आगे बढ़ने को लेकर है, फ्यूचर को लेकर है, काम करने को लेकर है। बिल्कुल। आपकी जो थॉट है वो रिप्रेजेंट करती है बेसिकली इस चीज से, और होपफुली लोग भी इससे इंस्पायर हों, जस्ट नॉट अबाउट द टैटूज बट फॉर द लाइफ ऑल्सो, कि वो अपनी लाइफ में इसको डाल पाए। काफी सारी अच्छी सारी बातें हमने करी हैं, बहुत मजे की बातें रही हैं अभी तक। मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक शॉकिंग ट्रूथ, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो, आपने किसी का टैटू बनाया, अनहैप्पी हो गया हो, लड़ाई झगड़ा हो गया हो, कुछ ऐसा कोई केस है बताइए, शॉकिंग हो, लोग शॉक हो जाए भाई ये क्या हो गया। अभी मेरे जानने वालों के साथ एक सीनियर आर्टिस्ट है, काफ़ी गोवा के आर्टिस्ट हैं, तो उनके साथ हुआ था ऐसा कि उन्होंने एक लड़की का टैटू कर रहे थे। तो कुछ 2.5-3 लाख रुपए का पीस था वो, ऊपर से रिप से लेके पूरा नीचे तक का था। तो वो लड़की ने पूरा टैटू बनवाया, पूरा ये एरिया से होता हुआ नीचे तक का वो टैटू गया। और जब टैटू कंप्लीट होने को आया तो शी स्टार्टेड शाउटिंग कि मुझे छेड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, ऐसा ऐसा, ताकि वो उसको पैसे ना देना पड़े। काफ़ी केस वेस हुआ और लास्ट में वो लड़की गिल्टी पाई गई। वो जो आर्टिस्ट है उसकी काफ़ी बदनामी हुई बहुत जगह पे। वो मतलब पेरेंट है, उसके 2 बच्चे हैं, वो सारी चीज़ें, तो काफ़ी बदनामी हुई। और बाद में पता चला वो लड़की ने, जब पूरा केसेस हुआ सॉल्व हुआ सारी चीज़ें, तो पता चला वो लड़की ने सिर्फ पैसे बचाने के चक्कर में वो आर्टिस्ट को डिफेम किया था। तो ऐसी भी चीज़ें होती है, उन सब चीज़ों से भी। अच्छा, आपके स्टूडियोज में कैमरेस वगैरह हैं? कैमरेज वगैरह हैं, पेमेंट एडवांस होती है, ये सारी चीज़ें होती है, तो उन गलतियों से सबक लिया हमने भी दूसरों की गलतियों से। तो फिर भाई एक चीज़ और है, मैं चाहूँगा कि जैसे कि आपने, आपकी बातों से और आपकी चीज़ों से मुझे मालूम पड़ा है कि आपने हमेशा ही कोशिश करी है कि
नए लोगों को भी जो नया शुरू कर रहे हैं, बेसिक नई शुरू कर जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए स्टूडियो के थ्रू हो, चाहे वो आपकी लर्निंग के थ्रू जो आप सोशल मीडिया पे भी देते हैं। आप नए आर्टिस्ट जो बनना चाहे उनको ऐसी क्या चीज एज अ गाइडिंग फोर्स, एज अ इन्फॉर्मेशन क्या देना चाहेंगे ताकि वो कुछ सीख पाए, समझ पाए इस चीजों के बारे में? देखिए, सबसे पहले पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पैशनेट होना चाहिए आदमी, मतलब कोई भी काम हो, फिर वो टैटू हो या कोई भी चीज़ हो, अगर आप पैशनेट है तो फिर अच्छा कर लेंगे उसमें। दूसरी चीज़, अगर एक आर्टिस्ट आप बनना चाहते हो या अगर आप चाहते हो कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप डेवलप हो, तो सोलो ट्रैवलिंग मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चीज़ है एक आर्टिस्ट के लिए या किसी भी आदमी के लिए। मेरी जर्नी में जितना भी मैं सीखा हूँ, मैं सड़कों पे ही सीखा हूँ, मैं सोलो ट्रैवलिंग कर कर के ही सीखा हूँ। मैंने 7 कंट्रीज़ ट्रैवल करी हैं और इंडिया में भी, मतलब ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट छोड़ के मैं ज़्यादातर एरियाज़ इंडिया में मैंने लेह लद्दाख से लेके कश्मीर कन्याकुमारी ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं और सोलो ट्रैवल किया है तो उससे इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लोगों का पर्सपेक्टिव समझ में आता है, दुनिया देखने का नज़रिया समझ में आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव होती है, सोशल स्किल्स इंप्रूव होती है, आर्टिस्टिक नज़रिया बहुत चेंज हो जाता है उस चीज़ों को देखने का। फॉर एग्जांपल, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप शिव जी की बात कर लें तो यहाँ के लोग का शिव जी को लेके पर्सपेक्टिव अलग होता है। साउथ की साइड जाओगे वहाँ कुछ और होगा, बुद्धा का इंडिया में कुछ और मीनिंग होगा, थाईलैंड में कुछ और मीनिंग होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसा आप कुछ कर सकते हो। सोलो ट्रैवल आदमी को बहुत करना चाहिए। एक्सप्लोरेशन हमेशा आपकी माइंड को खोलती है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नए नए लोगों से, नए कल्चर से आपको इंट्रोड्यूस कराती है, तो सीखने का डेफिनेटली मौका काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इसके साथ साथ आप जब ये सब बात करते हैं, लेह लद्दाख से आपने बात करी, नॉर्थ ईस्ट और ये सब बारी आप गए हैं और आपने देखा है, नॉर्थ ईस्ट नहीं गए सॉरी, बाकी सब जगह अपने हैं। बट मेरा मेरा एक सवाल यहाँ से आया, हालांकि ये सवाल मुझे पहले पूछना था। सवाल ये है कि टैटू आर्टिस्ट की जब मैं बात करता हूँ तो मैंने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ज़्यादातर मैंने टैटू आर्टिस्ट देखे हैं। मुझे ऐसा था कि उस तरफ शायद ये आर्ट फॉर्म ज़्यादा कल्टीवेट होता है, ज़्यादा लोग वहाँ से, ऐसा है या सिर्फ मुझे ये एक मिथ है मेरा? वैसे इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब तो इंडिया में ऑलमोस्ट सारी जगह पे हैं अच्छे टैटू आर्टिस्ट हैं। नॉर्थ ईस्ट साइड का जैसे मैंने आपको बताया, वो उनके थोड़े कल्चर से भी रिलेटेड है। जैसे हेड हंटर ट्राइब वाला मैंने आपको बताया था ना कि उनके लिए ब्रेवरी का सिंबल होता है। हो सकता है शायद ये रीज़न हो, तो इसीलिए शायद वहाँ पे लोग टैटूज करवाते हैं ज़्यादा। तो जैसा आपने एडवाइस किया है अभी जस्ट कि भाई ट्रैवल करना चाहिए और जो भी चीज़ें पैशन के बारे में बताया, तो मुझे ऐसा था कि ट्रैवल का आप में बहुत इम्पैक्ट है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली जो सोलो ट्रिप थी मेरी, तब मैं 19-20 साल का था और मैं दुबई गया था सोलो। तो सब लोग मुझसे मना कर रहे थे, दुबई कैसे अकेले जाएगा, आज तक का कभी बाहर नहीं गया है, ये सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं दुबई गया। उस टाइम पे मैंने जैसे आपको बताया वो थिंक एंड ग्रो रिच बुक में पढ़ रहा था और द सीक्रेट, ये सारी बुक्स मैंने पढ़ी थी। तो वो मैनिफेस्टेशन और वो सारी चीज़ों पे है वो चीज़ कि एक बार चीज़ को एक्सपीरियंस करना है। तो मैंने बहुत सेविंग्स करी, अच्छी खासी सेविंग्स करी और वो सारी सेविंग्स मैंने उस ट्रिप में 1 हफ्ते के लिए लगा दी। मतलब मैं उस टाइम दुबई में चाहता था कि मैं लग्ज़री को बस अच्छे से एक्सपीरियंस करना चाहता था। भले ही मेरे अकाउंट में उस टाइम पे पैसा-वैसा कुछ नहीं था, जितना बहुत था सारा उस ट्रिप पे लगा दिया। मैं वहाँ वर्ल्ड का जो सबसे टॉलेस्ट होटल है जिबोरा में, उसमें स्टे किया था मैंने 10 दिन, 1 हफ्ता सॉरी। और सारी अच्छी लग्ज़री चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी। और क्योंकि मैं पहाड़ी बैकग्राउंड से हूँ, मतलब पहाड़ में मैं हूँ, अगर पहाड़ी आदमी को आप 1 करोड़ रुपए भी दे दोगे ना, तो उसको पता नहीं कि उसे कहाँ खर्च करना है, क्या करना है। मतलब तो हमारा तो भाई सबसे लो कॉस्ट लिविंग है, कुछ रहना खा मतलब खर्चा भी पानी कुछ होता नहीं पहाड़ों में। तो पैसा आदमी क्यों कमाएगा, मतलब उसके पास एक्सपोज़र ही नहीं है ज़्यादा चीज़ों का। तो मैं एक बार एक्सपीरियंस करना चाहता था ये चीज़ें, तो वहाँ गया, मैंने वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी। मतलब मेरा माइंड पूरी तरीके से वो हो गया एकदम चेंज, कि मतलब यार दुनिया में कितनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी, दुबई का जो एक्सपीरियंस था 1 हफ्ते वाला, उसने मेरी पूरी लाइफ़ चेंज कर दी। क्योंकि मैं लग्ज़री को एक्सपीरियंस करना चाहता था और फिर जब लग्ज़री को मैंने एक्सपीरियंस करा तो फिर मेरी अगली बार से मेरे दिमाग में मतलब आसान तरीका नहीं ढूँढा, कंफर्टेबल तरीका ढूँढा। कंफर्टेबल तरीके के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, ग्रोथ करनी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें हुई और वो रिजल्ट्स हल्के-हल्के आगे आते आने लगे। तो इसी नोट पे मुझे लगता है कि हमका आज का पॉडकास्ट हम यहीं फिनिश करते हैं। आपकी स्टोरी सुन के मुझे तो बहुत मज़ा आया, ऑडियंस भी ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेगी, जो नए लोग सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, भाई क्या-क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें करने चाहिए। ज़रूरी नहीं होता है कि अब हर एक चीज़ हम बड़े चीज़ से देखें। उत्तराखंड जैसी जगह से भी आप निकल कर आपने आज अपने स्टूडियो सेटअप्स करे और आगे भी अब करेंगे। तो वो जो स्मॉल स्टेप्स हैं उनके बड़े इम्पैक्ट बड़े होते हैं हमारी ज़िंदगी में और वही आपकी स्टोरी हमें बताती है। तो करण भाई थैंक यू सो मच। अगर आप कुछ आखिरी में कहना चाहते हैं पॉडकास्ट के ताकि लोगों के लिए अपने बारे में आप बोल सकते हैं। बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं ट्रैवल करो, मन साफ रखो, काम करो मन लगा के, खुशी से काम करो, है ना? जिस काम में मन नहीं लग रहा है उसको चेंज करो, ज़बरदस्ती मत करो। मतलब एक ही लाइफ है और उसमें भी तुम वो काम कर रहे हो जिसको जो तुम्हें पसंद नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा काम करो जो तुम्हें पसंद है। और टैटूइंग मेरे लिए एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं 24 घंटा कर सकता हूँ बिना बोर हुए, बिना थके हुए। तो ऐसा कोई काम करो तो फिर तुम्हें ज़िंदगी मतलब एक लाइफ एन्जॉय लगेगी एकदम। ग्रेट ग्रेट। सो दिस इज द परफेक्ट पॉइंट टू एंड दिस पॉडकास्ट कि जैसा जो भी चीज़ आप फॉलो करो, जो आप 24 घंटे कर सकते हो, आपके अंदर पैशन हो, वो आप चीज़ फॉलो करो, तो आप 100% उसमें सक्सेस पाओगे।